हाय क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ आपकी एसएसटी का नया चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया बेटा। ठीक है, इस पूरे ही चैप्टर को एकदम शानदार एनिमेशन के साथ में समझाऊंगा जिससे चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया में एक शब्द आया है नेशनलिज्म, कि आखिर ये नेशनलिज्म क्या होता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो नेशनलिज्म का मतलब है बेटा अटैचमेंट टू द नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। मतलब भैया हमारे नेशन से जो अटैचमेंट है, हमारा जो लगाव है, उसी को हम नेशनलिज्म बोलते हैं। प्यार मोहब्बत की भावना, देश के प्रति प्यार मोहब्बत की भावना को ही हम लोग नेशनलिज्म बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब किसी भी देश के प्रति लोगों का प्यार मोहब्बत जागा कैसे होगा, सारे लोग एक साथ कैसे आए होंगे, तो उसके कुछ रीजन रहे होंगे बेटा। ठीक है, क्या रीजन रहे होंगे उसके लिए टॉपिक आता है द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। कहने का मतलब यह है बेटा कि हमारे देश के अंदर पहले क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स लोगों का कब्जा था, अंग्रेजों का कब्जा था। ठीक है, अंग्रेज बहुत अत्याचार करते थे, परेशान करते थे हम लोगों को। तो फिर पूरे देश के लोगों ने एक साथ इकट्ठे हो गए, यूनिटी बनाई और इन अंग्रेजों को भगाया। ठीक है, तो देश के जो लोग हैं उन्होंने जो यूनिटी बनाई है अपने देश के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो वो कैसे हुआ होगा, क्या क्या चीजें हुई होगी, ये सारी बातें हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ? 1914 में स्टार्ट हुआ। और ये कौन कौन से देशों के बीच में हो रहा था, जैसे रशिया है ना, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान। ये भैया ये सारे देश एक तरफ, और इधर से जो है ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी है ना, ऑटोमन एम्पायर, ये सब देश एक तरफ थे। तो भैया इन देशों को हम लोग अलाइड पावर बोलते हैं, इनको हम लोग सेंट्रल पावर बोलते हैं। और ये दोनों देश जो है, मतलब ये सब लोग एक दूसरे से भिड़ गए, लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इसको वॉर बोला था हमने, और इसी को हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 के अंदर हुआ था बेटा। ठीक है, तो ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि बहुत भयानक हुआ था, बहुत भयानक तरीके से लोग इसके अंदर लड़े थे बेटा। लेकिन आप इसमें एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हमारे इंडिया का नाम कहीं पे भी नहीं है। तो हमारे इंडिया ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली जो है इंडिया के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ा ही था बेटा। ठीक है, कैसे पड़ा था अब वो समझो। देखो ब्रिटेन ने तो पार्टिसिपेट किया ना, अब हमको पता है कि उस टाइम पे जो है हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था, अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो ये अंग्रेज लड़ रहे हैं, तो उसका इफेक्ट जो है फिर हमारे देश पे भी आना था बेटा। ठीक है, इसलिए हमारे देश में भी इन युद्ध की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से जो है हमारे देश में भी बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी बेटा। ठीक है, ऐसा। अब ये क्या कर रहे थे अंग्रेजों ने हमारे पास इस युद्ध के चक्कर में, क्या क्या हमारे ऊपर अत्याचार करे, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं बेटा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो है सबसे अगला टॉपिक बनता है इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, कि भैया ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो देखो सबसे पहला इंपैक्ट क्या था समझना है ना। अंग्रेज लोग जो है वो युद्ध लड़ रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। ठीक है, अब युद्ध के लिए चाहिए होता है पैसा, और भैया चाहिए होता है सैनिक, है ना, आर्मी वगैरह चाहिए होती है। तो इनको पैसा चाहिए, तो इन्होंने पैसा कहां से लेना स्टार्ट कर दिया? हिंदुस्तान को लूटना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, हमारे इंडिया को लूटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए, उससे इनके पास इनकम हुई और इससे ये युद्ध वगैरह लड़ते थे। तो ऐसे करके हमारे साथ इन्होंने बहुत बुरा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या करा, जो खाने पीने की जो चीजें हैं उसकी कीमत बढ़ा दी इन्होंने। कब की बात है? वही युद्ध वाले ही टाइम है, 1930 से 1918 के बीच में बहुत सारे गुड्स की जो रेटें हैं वो बढ़ा दी, डबल कर दिया भैया इन्होंने। यहां तक कि इन्होंने हमारे यहां जो काम करने वाले लोग हैं, जो नॉर्मल सिटीजन है ना, उन लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के इन्होंने जो है उनका फोर्स रिक्रूटमेंट कराया आर्मी में, मतलब जबरदस्ती उनको सेना में भर्ती कराया। ठीक है, ताकि वो जाए और वहां पे जाके लड़ाई वगैरह करे। युद्ध इनको लड़ना है, पर भैया भेज किसको रहे? हम लोगों को भेज रहे थे ये लोग। ठीक है, और तो और इनके उस समय जो है बहुत सारी फसल जो है वो खराब हो गई थी, काफी सारी क्रॉप जो है वो फेल हो गई थी भैया इंडिया के अंदर। अब फसल खराब हो जाएगी तो हर देश के अंदर, किसी भी देश में अगर फसल खराब हुई तो उसमें महंगाई बढ़ने लग जाएगी बेटा, और वहां पर जो है खाने पीने की शॉर्टेज आ जाएगी, खतरनाक शॉर्टेज होने लग गई थी। मेनी पीपल डाई फ्रॉम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अब इतनी सारी तकलीफें तो हो ही रही है, इतना सारा माहौल बना हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना जब मुसीबत आती है तो सब दूर से एक साथ आती है ना। तो भैया फिर क्या हुआ पता है आपको? एक बीमारी, एक महामारी फैल गई जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। मतलब एपिडेमिक मतलब महामारी, एक खतरनाक बीमारी फैल गई, जिन सब चीजों की वजह से जो है काफी सारे लोग
भैया इनमें मारे गए थे। ठीक है, कितने लोग मारे गए थे? अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस अप्रोक्स 30 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू द फेमाइन एंड एपिडेमिक। इन बीमारी से और अकाल की वजह से, फेमाइन की वजह से 13 मिलियन पीपल मर गए थे। बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई साहब, इतने सारे लोग मरे थे, तो ये इंपैक्ट पड़ा था हमारे ऊपर। ठीक है, अब वो कहते हैं ना, जब भी भैया इतनी सारी तकलीफ आएगी तो भगवान किसी न किसी को तो भेजेगा ना अपने लिए, तो कोई ना कोई तो फरिश्ता आएगा ना अपने लिए जो हमको बचाएगा। तो उस समय फिर एंट्री होती है भैया गांधी जी की। किन की एंट्री हुई? गांधी जी की एंट्री हुई है। और गांधी जी ने हमारे यहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था। कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया बेटा? सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। अब आप समझो सत्याग्रह मूवमेंट क्या है। देखना, देखो क्या हो रहा था जब हमारे देश में ये सब लफड़े झपड़े चल रहे थे इतने सारे, उस समय गांधी जी जो है ना, कहां पर थे? साउथ अफ्रीका के अंदर थे। देखो क्या कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, तो क्या है पहला पॉइंट? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। बिफोर दैट ही वाज इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके पहले वो कहां थे? साउथ अफ्रीका। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने आपके लिए सारे पॉइंट लिख रखे, मतलब आपने इस एक वीडियो को देख लिया कि भैया आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही में काम तमाम है भैया इसका। ठीक है, तो भैया साउथ अफ्रीका से लौटे थे। ही सक्सेसफुली फोर्ट द रेजिस्ट गवर्नमेंट ऑन द पाथ ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ मास मूवमेंट विच इज कॉल्ड सत्याग्रह। ठीक है, तो गांधी जी ने वहां क्या करा आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका में क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर बेटा क्या हो रहा था कि वहां पे रेजिज्म होता था, मतलब वही अपार्थाइड सिस्टम वगैरह होते थे ना, रंग के हिसाब से भेदभाव करते थे, काले गोरे में भेद करते थे ना। तो गांधी जी ने जो है, गांधी जी ने वहां पे, और एक और व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, इन्होंने जो है वहां पर इस रंग भेद वाला जो सिस्टम था अपार्थाइड, इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और वहां पे एक मूवमेंट चलाया था जिसको सत्याग्रह बोले थे, है ना। और ये सत्याग्रह मूवमेंट जो है वहां पर बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था। इसकी वजह से फिर जब ये इंडिया आए तो इन्होंने इंडिया में भी जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे बेटा। ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड द सर्च फॉर ट्रूथ। दिस मीन दैट इफ योर पर्पस इज ट्रू, इफ योर स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन यू डू नॉट नीड एनी फिजिकल फोर्स टू फाइट द ऑपरेसर। क्या कहना चाह रहे हैं ये आपसे पूछेगा कि सत्याग्रह के पीछे मोटिव क्या था गांधी जी का, तो ये है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में पूछ ली जाती है बीच बीच में से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, है ना, एम्फेसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ and the search for truth. This means that if your purpose is true, if your struggle is against the injustice, then you don't need any physical force to fight the oppressor. मतलब अगर आपका जो आइडिया है वो बहुत सच्चा है, आप अपने देश के लिए ईमानदार हो, आपके मन में कोई खोट नहीं है, बेईमानी नहीं है, तो आपको आपके दुश्मन को हराने के लिए कोई हथियार वगैरह की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। बस आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, तो आप अपने दुश्मन का मन परिवर्तन कर सकते हैं और उसको अपने देश से हटा सकते हैं। ऐसा ये सोच थी गांधी जी की बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विदाउट seeking vengeance or being aggressive, a सत्याग्रही could win the battle through non-violence। क्या कह रहे हैं गांधी जी कि भैया बिना हिंसा के, non-violence मतलब बिना हिंसा के, बिना मारपीट करे, झगड़े करे भी हम लोग जो है हमारे देश को आजाद करा सकते थे। तो सत्याग्रह जो है बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड था? नॉन-वायलेंस के ऊपर। गांधी जी की थॉट यही थी, हालांकि बहुत सारे लोग इस थॉट से सहमत नहीं है, एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, अलग अलग उस जमाने में भी नहीं करते थे, लोग यही मानते हैं कि नहीं भैया लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीजें हुई है, उसकी वजह से फिर देश आजाद हुआ है। तो सबके अपने अपने थॉट्स है बेटा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा क्या बोल रहे हैं? दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंसेस ऑफ द ऑपरेसर। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। कहने का मतलब यही है कि भैया अगर जो है हम ईमानदार हैं और सही से अगर लोगों को समझाएंगे, प्यार मोहब्बत की भाषा से समझाएंगे, तो जो है लोग धीरे धीरे फिर हमारी बात मानेंगे और ये जो दुश्मन है हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा करके इन्होंने कुछ बातें बोली थी। ठीक है, बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सच्चाई है अंत में सत्य की ही विजय होती है। ऐसी बातें यहां पर ये बोलना जा रहे हैं भैया। ठीक है, महात्मा गांधी बिलीव दैट this dharma of non-violence
ठीक है, कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। ठीक है, महात्मा गांधी ये मानते थे कि जो अहिंसा है ना, उसी की वजह से जो है भैया हमारे पूरे भारतवासी एक साथ आ सकते हैं, अहिंसा को सोचते हुए अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे और देश जो है वो आगे बढ़ जाएगा, देश आजाद हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसा। तो भैया अब ये सत्याग्रह जो है अब यहाँ पर आया, तब सत्याग्रह के लिए उन्होंने शुरुआत करी, इतनी सारी बातें बता दी कि हाँ ये होता है वो होता है फलाना ढिमकाना। ठीक है, अब सत्याग्रह के लिए क्या हुआ, देखो जब सत्याग्रह आए, इंडिया के अंदर सत्याग्रह चालू करना था, तो कोई सी तो जगह होगी ना जहां से चालू करेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी ने जो है सत्याग्रह, ये सब बातें तो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, सबसे पहले जो है गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट करा बिहार के चंपारण से। कहां से स्टार्ट करा बेटा, बिहार के चंपारण से। ठीक है, तो क्या हो रहा था, गांधी जी स्टार्टेड द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया 1917 इन चंपारण बिहार। कहां से स्टार्ट करा बेटा, चंपारण बिहार, बिहार के चंपारण से स्टार्ट हुआ। अब वहां पे क्या हो रहा था बेटा, गांधी जी इंस्पायर्ड पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ठीक है, वहां पे गांधी जी ने चंपारण के जो किसान लोग थे, पीजेंट लोग थे, उनको समझाया कि भैया ये जो तुम्हारे इंडिगो की फसल, मतलब होता क्या है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। देखो क्या चल रहा था, जो अंग्रेज लोग है ना, वो क्या चाह रहे थे कि कैसे भी करके ना इन किसानों से जबरदस्ती जो है नील की खेती करवाते थे। नील मतलब इंडिगो, इंडिगो होता है नील, उसकी खेती करवाते थे। अब उस खेती का नुकसान बड़ा सारा था कि वो जिस भी जमीन पे खेती होती थी ना, उस जमीन को इनफर्टाइल कर देती थी। ठीक है, मतलब उसको जो है बंजर कर देती थी, वो वहां पे खराब कर देती थी। तो और पैसे भी इनको बहुत कम मिलते थे, तो ये बेचारे परेशान हो गए थे। तो फिर गांधी जी इनके सपोर्ट में आए और गांधी जी ने इनको बोला कि नहीं यार भैया तुम अंग्रेजों के खिलाफ में हो जाओ, हटाओ अंग्रेज, मत खेती वेती मत करो। तो ये भैया एक सत्याग्रह था, लेकिन इसमें लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे थे, बस अब अपोज कर रहे थे। ठीक है, इसको बोलते हैं सत्याग्रह, जो कि चंपारण बिहार में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अच्छा भैया अब क्या हुआ, ध्यान से समझना, ये इंडिगो क्रॉप वगैरह आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इन 1917 दूसरा सत्याग्रह कहां किया गया, गुजरात में, खेड़ा, गुजरात, खेड़ा करके एक जगह है जहां पर यह सत्याग्रह किया गया था, खेड़ा गुजरात में। फॉर द सपोर्ट ऑफ पीजेंट, गांधी जी लॉन्च हिज सेकंड सत्याग्रह एंड डिमांड फॉर रिलैक्सेशन पीजेंट अफेक्टेड बाय क्रॉप, एक सेकेंड, बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। ड्यू टू दिस दे वर नॉट एबल, है ना, देवर अनेबल टू पे रेवेन्यू। अब क्या हुआ, खेड़ा गुजरात करके एक जगह है, वहां पर क्या हो रहा था ना बेटा, कि वहां पे जो पीजेंट है ना, उनकी इतनी फसल आ नहीं रही थी। ठीक है, तो उनको दिक्कतें हो रही थी, एपिडेमिक्स महामारी फैल गई थी, इसकी वजह से उनकी फसल अच्छे से हुई नहीं। अब फसल अच्छे से नहीं हुई तो भैया इनके साथ क्या होता था पहले, कि जो अंग्रेज लोग हैं ना, इन किसानों से जो है लगान वसूलते थे। क्या वसूलते थे बेटा, टैक्स वसूलते थे, रेवेन्यू लेते थे बदले में, है ना, लगान लेते थे। अब इनकी खुद की कमाई नहीं हुई तो लगान कैसे देंगे, दे नहीं पाएंगे फिर ये। तो भैया ऐसे में जो है ये गांधी जी इनके सपोर्ट में गए और गांधी जी ने बोला कि नहीं यार तुम अंग्रेजों के खिलाफ में बोलो, ठीक है, उनको समझाओ हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम कहां से पैसे देंगे। तो इसको उन्होंने सेकंड सत्याग्रह के नाम से बोला था। ठीक है बेटा, फिर आता है हमारा थर्ड सत्याग्रह, जो कि गुजरात के अंदर ही हुआ था, अहमदाबाद में। कहां पर हुआ था बेटा, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर हुआ था, है ना। इसमें क्या हो रहा था कि भैया अहमदाबाद में बहुत सारे जो वर्कर लोग थे, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे, वो उनकी सैलरी बहुत कम थी और उनसे काम बहुत सारा कराया जाता था बेटा। ठीक है, तो इस चक्कर में जो है गांधी जी इनके सपोर्ट में गए ताकि इनकी सैलरी वगैरह बढ़ जाए, फैक्ट्री मालिक जो है वो इनकी सैलरी बढ़ा दे, इस चक्कर में ये लोग गए थे वहां पर। तो ये तीसरा सत्याग्रह था बेटा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। तो ये थर्ड सत्याग्रह है। तो गांधी जी ने टोटल कितने सत्याग्रह चलाए हैं, 3 सत्याग्रह चलाए हैं। सबसे पहला बिहार के चंपारण में इंडिगो की फसल उगाते थे किसान लोग, उसके अगेंस्ट में चलाया गया। दूसरा जो है ना, फिर दूसरा कहां चला, खेड़ा गुजरात के अंदर चलाया गया, और तीसरा जो है अहमदाबाद के अंदर चलाया गया था बेटा। ठीक है, तो ऐसे गांधी जी ने जो है 3 सत्याग्रह मूवमेंट हमारे इंडिया के अंदर लॉन्च किए थे बेटा। ठीक है, चलो यहां तक आपको मेरे को लगता है समझ में आया होगा, है ना। बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं, एकदम स्टोरी टाइप का समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मस्त मजा आ जाएगा। अच्छा एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, काफी सारे वीडियो डाल दिए हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, एसएसटी भी पढ़ा रहा हूँ, देख लेना, मस्त मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो जो रोलेट एक्ट है वो 1919 से स्टार्ट हुआ था, 1990 में लगा था भैया। ठीक है, अब किसने लगाया था, अंग्रेजों ने लगाया था, ऑब्वियस सी बात है ना, अंग्रेजों। और इस कानून के तहत जो है, मतलब ये जब ये लॉ आया भैया, ये एक्ट आया, उसके बाद अंग्रेजों को एनॉर्मस पावर मिल गई थी, खूब भयंकर इनके हाथ में पावर आ चुकी थी। और ये नियम क्या कहता था पता है, ये एक्ट काई के लिए लगा था कि अगर मान लो अंग्रेजों को किसी के ऊपर भी शक होता था, ठीक है, तो भैया शक के चक्कर में जो है उसको जेल में डाल देते थे 2 साल के लिए।
मतलब सिर्फ शक के बुनियाद पे जेल में डाल रहे हैं, तो कितनी बुरी बात है ये। इसी को बोलते थे रोलेट एक्ट बेटा, ठीक है। और इसी को बाद में जो है काला कानून नाम से भी बोला गया, क्योंकि लोगों के लिए तो ब्लैक लॉ है ना, ये ब्लैक लॉ है भैया। ब्लैक लॉ कैसे हुआ भैया, तुम किसी को शक में डाल रहे हो तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए लोगों ने इसका जो है ब्लैक लॉ बोल दिया। मतलब ये कुछ ऐसी बात है कि आप क्लास के अंदर बैठे हुए हो और भैया आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आपके टीचर को आपके ऊपर बस एक शक हो गया है बिना बात की, ठीक है, और उसने आके आपके 2 लपड़े मार दिए, और आपको फिर कितना बुरा लगने वाला है। तो फिर आप बोलोगे ना, तो टीचर बेकार है यार, ब्लैक कानून लगाया है इसने अपने ऊपर, ठीक है। तो ये है रोलेट एक्ट। तो ऐसे जो है उस समय इंडिया की जो पब्लिक थी वो बहुत नाराज हो गई थी। फिर उसके इसमें जो है गांधी जी आए, और गांधी जी ने क्या करा, ये जो रोलेट एक्ट है इसके खिलाफ में एक मूवमेंट स्टार्ट करा, एक और सत्याग्रह स्टार्ट करा, जिसको हम लोग बोलते हैं रोलेट सत्याग्रह। तो बेसिकली रोलेट सत्याग्रह किसके लिए स्टार्ट हुआ है, गांधी जी ने जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट करा है, उसको रोलेट सत्याग्रह बोलते हैं भैया। और ये पहला नेशन वाइड सत्याग्रह, मतलब इसके अंदर जो है सभी पूरे भारत देश के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अभी तक जितने भी सत्याग्रह हो रहे थे वो कहीं जैसे बिहार में हो गया है ना, कहीं पे गुजरात में हो रहा है, तो पर्टिकुलर एरिया में हो रहे थे। अब ये पहले पूरे देश में हो रहा था भैया, क्योंकि सारे पूरे देश के लोग इसके खिलाफ में थे, इसलिए सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था बेटा, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, 6 अप्रैल गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट विद हड़ताल। गांधी जी ने जो है इसको हड़ताल से स्टार्ट करा, जहां पे रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, है ना, एंड शॉप क्लोज डाउन। बहुत सारी चीजें हुई, क्या क्या भैया, रेलवे वर्कशॉप के अंदर जो है वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया, है ना, बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, लोग स्ट्राइक करने लग गए, हड़तालें करने लग गए, लोग रैलियां निकालने लग गए, कहीं ना कहीं काइंड ऑफ दंगे फसाद भी होने लग गए थे। गांधी जी को नहीं पता था, पर ये सब चीजें हो रही थी भैया, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें होगी तो ये जो अंग्रेज लोग हैं ये चुप थोड़ा ना बैठेंगे, ये भी कुछ तो करेंगे ना। तो भैया इन्होंने क्या करा, लोगों को चुप कराने के लिए, इस रोलेट सत्याग्रह को हटाने के लिए जो है इन्होंने जो लोकल लीडर थे उनको दबोचना स्टार्ट करा, उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया भैया इन्होंने, ठीक है। और तो और जो गांधी जी थे ना, उन गांधी जी को ये दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे थे। दिल्ली उस कैपिटल थी, उसमें घुसने नहीं दे रहे थे भैया। क्यों, क्योंकि अगर गांधी जी वहां पर आएंगे तो फिर दिल्ली से भी माहौल बनाएंगे और ज्यादा, इसलिए जो है गांधी जी को घुसने नहीं दे रहे थे वहां पर, ये ठीक है। अब क्या हुआ, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, लोकल लोगों को जो है जेल में डाल दिया, गांधी जी को आने नहीं दे रहे दिल्ली में, तो लोग, जनता भड़क गई भैया। जैसे ही जनता भड़की, फिर भैया लोग जो है जोरों शोरों से चिल्लाने लग गए, अटैक करने लग गए। तो लोगों ने बैंक पे अटैक कर दिया, पोस्ट ऑफिस में अटैक कर दिया, बहुत सारे रेलवे स्टेशन में अटैक कर दिया, जगह जगह पे अटैक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, दंगा भड़क गया वहां पर भैया, ठीक है। अब ऐसे में जो है फिर अंग्रेज बिल्कुल चुप बैठने वाले नहीं थे, तो उन्होंने जो है बेटा वहां पे क्या लगाया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जो है वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड, ठीक है। फिर भैया अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगाया, और भैया उस मार्शल लॉ का जो कमांड है वो किसके हाथ में गई, जनरल डायर के हाथ में गई, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत फेमस घटना है, इतिहास की बहुत दुख भरी घटना है, ठीक है, वो आपको मैं समझाने वाला हूं, जिसका नाम है जलियांवाला बाग बेटा, ठीक है। तो देखो जलियांवाला बाग की जो घटना है उसको मैं आपको एक एनिमेशन से समझाने की कोशिश करता हूं, है ना, ध्यान से सुनना। देखो क्या हो रहा था कि पंजाब का एक शहर है अमृतसर, वहां पर लोग क्या कर रहे थे, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। कहां मना रहे थे भैया, पंजाब के शहर अमृतसर के अंदर। आपने देखा होगा गोल्डन टेम्पल करके एक बहुत फेमस जगह है वहां पे, है ना, बहुत अच्छी जगह है, आप सब जाना वहां पे दर्शन करने के लिए, काफी बढ़िया जगह है बेटा, ठीक है। तो वहां पे इसके बगल में ही थोड़ी सी आगे एक जगह है, उसको बोलते हैं, एक बाग है जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग बेटा, ठीक है। अब क्या हो रहा था ना कि जलियांवाला बाग के अंदर जो है वहां के लोग जो है बैसाखी का त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें बच्चे भी थे, है ना, बूढ़े भी थे, सब महिलाएं थे, सारे लोग मस्त एंजॉय कर रहे थे। उनको कुछ नहीं पता था इन सब फालतू चीजों से, उनको तो उनका त्योहार मनाना था बेटा, ठीक है। अब इतनी सारी बहुत बड़ी सारी जनसंख्या जब इकट्ठा होती है तो वहां थोड़े बहुत होते हैं ना नेता टाइप के लोग, वो भी थे भैया। तो वहां पे कुछ ऐसे भाषणबाजी भी हो रही थी, ये सब चीजें भी हो रही थी बेटा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो अंग्रेज है ना, कौन अंग्रेज भैया, जनरल डायर, है ना। उन जनरल डायर को क्या लगा कि भैया यहाँ पे जो है कुछ ऐसी साजिश रची जा रही है अंग्रेजों के खिलाफ में, ठीक है। तो ऐसा लगा उनको सिर्फ, है ना, ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा था, ये तो बेचारे सब एंजॉय करने के लिए आए थे अपना, है ना, सेलिब्रेट कर रहे थे, पर उनको ऐसा लगने लग गया था। तो इससे हुआ क्या कि अंग्रेज ने क्या किया, अपनी सेना को भेजा, और जनरल डायर ने जो है अपनी सेना को भेजा, और इन लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी उन्होंने, ठीक है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, काफी सारे लोग डर के मारे जो है इन कुएं में जाके गिर गए थे, ऐसे बहुत सारे लोग मर गए थे भैया वहां पर, ठीक है। तो ये जो घटना हुई
है, इसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से ये जगह, इस चीज को जाना, इस घटना को हम लोग जानते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा तो याद रखना, क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग के अंदर हुआ था बेटा, ठीक है। अब देखो आप, जब भी कोई ऐसी चीज होगी, है ना, तो फिर पूरे भारत देश में इस बात की चर्चा होने लग गई थी, ठीक है। तो एज द न्यूज ऑफ द जलियांवाला बाग स्प्रेड, भैया जब ये खबर पूरे भारत में फैली तो लोग जो है सड़कों पे उतर आए, ठीक है भैया, दंगा फसाद होने लग गया, स्ट्राइक्स हो गई, है ना, क्लेशेस द पुलिस वालों के साथ लड़ाई झगड़े हो गए, बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर जो है अटैक करने लग गए, ठीक है, अंग्रेजों को मार रहे थे, इनकी पुलिस वालों को मार रहे थे भैया वहां पर, ठीक है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। लेकिन जब इतनी सारी चीजें हो रही थी तो ये थोड़ा ना रुकने वाले थे, फिर अंग्रेज भी, फिर ये पुलिस है तो ये भी मारकूट करने लग गए थे, ब्रूटल रिप्रेशन करने लग गए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उनसे नाक रगड़ाई, ठीक है, उनको जो है इस तरीके से क्रॉलिंग करवाई, है ना। इसके अलावा उनको जबरदस्ती उनसे सलाम ठुकवाते थे, मतलब डर का माहौल बनाते थे कैसे भी करके ये लोग, है ना। उनको फ्लोग्ड किया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था भैया, कोड़े मारे जा रहे थे उनको, इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो ये सारी चीजें जब गांधी जी को पता चली तो उन्होंने जो है उनका मूवमेंट जो है उसको वापस बुला लिया, वापस कर लिया मतलब, ठीक है। तो व्हाई डिड, यहाँ क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट, मतलब उन्होंने मूवमेंट को खत्म क्यों कर दिया, आंदोलन को खत्म क्यों कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि वो जो आंदोलन है, गांधी जी की सोच ये थी कि भैया कोई सा भी मूवमेंट हो वो नॉन वायलेंस हो, वायलेंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर, पर यहाँ पर तो वायलेंस ही वायलेंस हो गया, इसलिए गांधी जी ने जो अपना मूवमेंट वापस ले लिया था बेटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अब देखो, फिर आता है स्वराज एंड खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो ये सत्याग्रह मूवमेंट हो चुका खत्म, अब किसकी बारी है, स्वराज एंड खिलाफत मूवमेंट को हम लोग समझ रहे थे, है ना। देखना जरा, महात्मा गांधी वांटेड टू क्रिएट अ मूवमेंट विद अ ग्रेटर मास अक्रॉस इंडिया। अब महात्मा गांधी के मन में अभी भी ये बात थी कि यार मूवमेंट हो और एक बहुत बड़े लेवल पे हो, ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल पे हो बेटा, ठीक है। अब जब भी बहुत बड़े लेवल पे गांधी जी अगर मूवमेंट करना चाहते थे तो वो चाहते थे कि लोग जो है वो एक साथ आए, लोग मिलजुल कर आए, ठीक है, एक साथ लोग होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे तभी कुछ बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए इसके लिए उन्होंने क्या करा, उनको समझ में आया कि भैया हमारे भारत देश में हिंदू और मुस्लिम को एक करना जरूरी है भैया, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम एक साथ आएंगे तो फिर कुछ बड़े लेवल पे मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब ये हिंदू और मुस्लिम फिर एक साथ आएंगे क्यों, कुछ तो रीजन देना पड़ेगा ना, इनको भी कुछ रीजन होना चाहिए और इनका भी कुछ रीजन होना चाहिए, जब जाके तो ये सब एक साथ आ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या हो रहा था देखना, हिंदू जो है वो कैसे भी करके, है ना, वो तो चाहते थे कि हमको इंडिपेंडेंस मिल जाए, स्वराज मिल जाए, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस, मतलब देश को आजाद कराना चाह रहे थे, ठीक है। और मुस्लिम भी यही चाहते थे, पर मुस्लिम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और हो रही थी। क्या हो रहा था, मैंने अभी आपको बताया था कि भैया मुस्लिम जो है उनको खिलाफत इशू था। खिलाफत इशू में क्या हो रहा था, देखो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और ऑटोमन एम्पायर और ये लोग लड़े थे, ठीक है। तो ब्रिटेन जीत गया था, ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की से जीत गया था, ठीक है। तो भैया ब्रिटेन ने टर्की को हरा दिया था। अब क्या था ना कि इन मुस्लिम के जो है कैलिफेट, जिनको खलीफा बोलते हैं, वो कहाँ रहते थे, टर्की में रहते थे। तो कुछ ऐसी अफवाह फैल गई थी, ऐसी खबर आई थी कि भैया ब्रिटेन जीत गया, अंग्रेज जीत गए हैं इन टर्की से, ठीक है। तो भैया जो टर्की का कैलिफेट थे, खलीफा, उसको ये मुस्लिम लोग बहुत मानते थे, मतलब, ठीक है। तो ऐसी अफवाह फैली कि अंग्रेज जो है इन खलीफा के साथ में कुछ इनको अत्याचार कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, है ना। ये बात जो है सारे मुस्लिम लोगों को अच्छी नहीं लगी, है ना। तो वो भैया अंग्रेजों के खिलाफ में हो चुके थे, इसी को बोलते हैं खिलाफ से आया खिलाफत इशू। तो ये इशू था उनको, ठीक है। अब गांधी जी को भी समझ में आ रहा था कि अच्छा हिंदू जो है वो भी भैया आजादी चाहते थे, अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, मुस्लिम लोग भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ में थे, है ना। तो भैया दोनों का दुश्मन तो एक ही है, इन दोनों का दुश्मन जो है वो एक ही अंग्रेजी है, तो क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला लिया जाए ताकि जो मूवमेंट है वो बहुत बड़ा हो। तो फिर ये दोनों जो है एक साथ मिल के आए, है ना, और इन्होंने फिर जो है एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से लोग यूनाइट होते हैं, इस तरीके से लोग जुड़ते हैं, जब एक ही कारण भी होना चाहिए कुछ जुड़ने का, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे कभी भी, ठीक है। अ खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1990 टू प्रोटेक्ट द इमीडिएट पावर ऑफ द कैलिफेट। तो फिर भैया वहां पर एक कमेटी बनी, खिलाफत कमेटी बनी, कब बनी, मार्च 1990 में बॉम्बे के अंदर, ठीक है। ये खिलाफत कमेटी बनी जो कि
किसको बचाने के लिए बनाई गई थी? जो इनका कैलिफेट थे, जो इनका खलीफा था, उसके सपोर्ट में ये बनाई गई थी बेटा, ठीक है। और किसने बनाई थी? मुस्लिम लोगों ने बनाई थी, जिनके दो लीडर थे, एक का नाम मोहम्मद अली और एक है शौकत अली। इन दोनों ने जो है ये उसको लीड कर रहे थे इस कमेटी को बेटा, ठीक है। ऐसा सेवरल यंग मुस्लिम लीडर इंक्लूडिंग द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली हैड स्टार्टेड डिस्कशन विद महात्मा गांधी टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ जॉइंट पब्लिक एक्शन ऑन द इशू। और ये लोग जो है, इन्होंने जो कमेटी बनाई, ये गए भैया गांधी जी के पास और गांधी जी को बोले कि अब हम मिलके ऐसा क्या कर सकते हैं इन अंग्रेजों के खिलाफ जिससे अंग्रेज भाग जाए भैया, और हमको भी जो है हमारे जो कैलिफेट है उनको भी थोड़ी शांति मिल जाए, ठीक है। ऐसी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा क्या मास एक्शन करें हम लोग, ठीक है। तो गांधी जी के पास में गए थे, ठीक। सितंबर 1920 कांग्रेस सेशन इन कलकत्ता, गांधी जी कन्विंस अदर लीडर टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज, ठीक है। अब गांधी जी ने ये देख लिया कि यार हाँ ठीक है, पब्लिक तो आ गई है अब सपोर्ट में, है ना, लेकिन सिर्फ पब्लिक से के होने से कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े नेताओं को भी सपोर्ट करना चाहिए, उन बड़े बड़े लोगों को भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो गांधी जी ने जो है कांग्रेस सेशन, कब का? सितंबर 1920, है ना, कांग्रेस सेशन इन कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता के अंदर एक कांग्रेस सेशन हो रहा था, जहां पे गांधी जी ने वहां के लोगों को, लीडर्स को कन्विंस कर दिया कि भैया हम एक मूवमेंट चलाते हैं, हम एक आंदोलन चलाते हैं। किस चीज के लिए? टू सपोर्ट खिलाफत एंड स्वराज, स्वराज और खिलाफत को सपोर्ट करने के लिए एक आंदोलन, एक मूवमेंट उन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया। और उस मूवमेंट का नाम उन्होंने रखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो क्या नाम रखा मूवमेंट का? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेटा, ठीक है। अच्छा, तो व्हाई नॉन कोऑपरेशन, इसका नाम नॉन कोऑपरेशन क्यों रखा गया है? तो देखो ध्यान से समझो, गांधी जी ये बोलते थे, ठीक है, उन्होंने अपने जो किताब है हिंद स्वराज, उसके अंदर भी बताया भैया उन्होंने, ठीक है। क्या बताया, ध्यान से सुनना। British rule was established in India with the cooperation of the Indians and had survived only because of this cooperation. If Indian refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. मतलब गांधी जी ने ये बात बोली है कि भैया ये जो अंग्रेज लोग हैं हमारे भारत देश में इसीलिए आ पाए हैं, इसीलिए रह पाए हैं क्योंकि हम जो है इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, इनके साथ, इनके मिलजुल के काम कर रहे हैं इनके साथ, इसीलिए ये हमारे साथ में जो है रह पा रहे हैं। अगर हम कोऑपरेट करना ही बंद कर दें, इनका सहयोग करना बंद कर दें, तो ये एक साल में ही हमारे देश को छोड़ के भाग जाएंगे। इससे हमको जो है कोई हिंसा भी नहीं करनी पड़ेगी, वायलेंस भी नहीं करना पड़ेगा और ये देश छोड़ के निकल जाएंगे बेटा वहां पर, ठीक है। ऐसी बात इन्होंने बताई, मतलब हमको कोऑपरेट नहीं करना था, नहीं कोऑपरेट करने वाली बात इन्होंने बताई, इसीलिए इसका नाम पड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेटा, ठीक है। तो इस बात पे सब लोग एग्री भी कर गए कि चलो ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाउ कुड द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? अब ये किस तरीके से भैया जो है मूवमेंट कैसे बना होगा? तो देखो, गांधी जी सजेस्ट दैट दिस मूवमेंट शुड बी प्रोग्रेस इन अ फेज्ड मैनर, ठीक है। First of all, people should return the titles given by the government and boycott government job, army, police, court, legislative council, school and foreign and goods बेटा, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले तो गांधी जी ने ये सजेशन दिया लोगों को कि देखो भैया, हमको इन अंग्रेजों की जितनी भी सेवाएं हैं इन सबको लेना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे इनकी सिविल सर्विसेज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वहां जाना बंद कर दो, इनसे इनके आर्मी में ज्वाइन मत करो, इनके साथ आर्मी मत बनाओ, ठीक है। इनके पुलिस स्टेशन में काम करना बंद कर दो, इनके कोर्ट्स में जाना बंद कर दो, इनका लेजिस्लेटिव काउंसिल बंद कर दो, स्कूल में जाना अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, इनके स्कूल में अगर कोई टीचर है तो पढ़ाई कराना बंद कर दे, फॉरेन गुड्स, बाहर से जो माल आ रहा है ना, उसको खरीदना बंद कर दो, ये सब चीजें कर दो भैया। ये गांधी जी ने सपोर्ट करा। इसी को तो नॉन कोऑपरेट बोल रहे हैं, मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहे, हम इनके साथ मिलजुल के रहना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट अडॉप्ट द पाथ ऑफ द रिप्रेशन देन अ मैसिव सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुड बी आल्सो बी लॉन्च, ठीक है। ऐसा तो ये भैया इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करा। अब क्या हुआ देखो, in summer 1920 Gandhi ji and Shaukat Ali tour extensively in different parts of the India mobilizing popular support for the movement। मतलब कि भैया समर 1920 में जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात चालू स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद अब इस चीज़ को फैलाना भी तो था, इसका प्रचार भी तो करना था इस मूवमेंट का। तो गांधी जी और शौकत अली जो है पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग जाके लोगों को बताते थे, इसको फैला रहे थे इस बात को कि भैया हमको इन अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करना है। तो ये सब दूर गए थे, बहुत मेहनत की थी इन लोगों ने वहाँ पर, ठीक है। इनिशियली द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट सपोर्टिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब शुरुआत में जो नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भैया इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। काउंसिल इलेक्शन वाज शेड्यूल इन नवंबर 1920।
इफ वी कम टू पावर देन वी कैन डिफेंड एंड मेक चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसी। मतलब जो नेशनल कांग्रेस है उनके मन में क्या चल रहा था कि यार हमको कोई सपोर्ट नहीं करना, कोई मूवमेंट नहीं करना है, हमारे मन में इतनी सी बात है कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के जो है फिर हम भी पावर में आएंगे और फिर हम जो है अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की नीतियों में बदलाव कर देंगे और ऐसे करके हम भी देश को आज़ाद कराएंगे। मतलब कांग्रेस का मकसद क्या था? चुनाव लड़ना था भैया, है ना, चुनाव लड़के वो आज़ादी करवाना चाह रहे थे, ठीक है। ऐसा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वुड क्रिएट पॉपुलर वायलेंस, और अंग्रेजों को क्या लगता था कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसकी वजह से खतरनाक वायलेंस हो सकता है भैया, ठीक है, दंगे हो सकते हैं। इन दिसंबर 1920 इन कांग्रेस नागपुर सेशन कांग्रेस अडॉप्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन जनवरी 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड, ठीक है। तो भैया आखिरी में फिर कांग्रेस ने भी मान लिया कि चलो ठीक है हम भी सपोर्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, है ना, सबने सपोर्ट करा। तो इनको हिंदू का, मुस्लिम का, कांग्रेस का, सबका सपोर्ट मिलने लग गया था और फाइनली जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो भैया क्यों सपोर्ट करा था? क्योंकि इतनी सारी पब्लिक जहां पर होती ना फिर वहां हर कोई सपोर्ट करने आ जाता है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो, डिफरिंग स्ट्रेंड विद द मूवमेंट इन द टाउन्स। तो भैया अलग अलग जगह पे आंदोलन को कैसे देख रहे थे, अलग अलग जगह पे मूवमेंट कैसे काम कर रहा था। तो सबसे पहले हमने देखा कि द मूवमेंट इन द टाउन्स, कि भैया जो छोटे कस्बे हैं वहां पर मूवमेंट किस तरीके से चल रहा था। तो देखो, द मिडिल क्लास पार्टिसिपेट मोस्ट इन द टाउन। मिडिल क्लास लोग जो है उन्होंने इस मूवमेंट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है कॉलेज जो है स्कूल वगैरह उसको छोड़ दिए थे उन्होंने, ठीक है। टीचर एंड हेडमास्टर रिजाइन, लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, है ना, वकीलों ने जो है उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड एक्सेप्ट मद्रास। चुनाव ही बंद करा दिए गए लेकिन सिर्फ मद्रास में, है ना, तमिलनाडु के अंदर चुनाव हो रहे थे, बाकी सब दूर के चुनाव बॉयकॉट कर दिए गए थे, ठीक है। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, विदेशी माल नहीं खरीद रहे। लिकर शॉप वर पिकेटेड, लिकर शॉप जो है दारू की दुकान है उसके आगे धरना प्रदर्शन कर दिया गया, दारू की दुकान नहीं खोलने दे रहे थे, ठीक है। फॉरेन क्लोथ्स बर्न, और जो विदेशी कपड़ा है उसको जला दिया गया था। अब एक शब्द आया है पिकेट, एनसीईआरटी में भी साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कभी पूछ ले तो देख लेना। अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। मतलब किसी भी दुकान या ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर देना, उसका रास्ता बंद कर देना, उसको बोलते हैं पिकेटिंग बेटा, ठीक है। ऐसा यहां तक समझ में आया। इन सब चीजों से क्या हुआ, आखिर रिजल्ट क्या निकला? द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ, जो विदेशी कपड़ा है उसका इंपोर्ट आधा रह गया भैया। बिटवीन 1921 एंड 22 मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। तो अपने भारत के जो व्यापारी लोग थे उन्होंने फॉरेन गुड्स, विदेशी माल का को इंपोर्ट करने से ही मना कर दिया, उसका व्यापार करने से ही मना कर दिया था बेटा, ठीक है। जिससे क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम इंक्रीज, जिससे जो है इंडियन टेक्सटाइल मिल और उसका जो मतलब भारत का जो कपड़ा उद्योग है वो बढ़ने लग गया, वो अच्छा होने लग गया था, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ऐसा वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स। फिर धीरे धीरे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो धीमा पड़ने लग गया था, खत्म होने लग गया था। अब क्यों खत्म होने लग गया था, ध्यान से सुनो। खादी क्लोथ was more expensive, poor people cannot afford it, so they had to wear फॉरेन क्लोथ्स। अब क्या था कि भैया हमने बाहर से तो कपड़ा मंगाना बंद कर दिया, पर चक्कर क्या था कि अपने इंडिया का जो क्लोथ्स थे जिनको खादी बोलते हैं वो बहुत महंगे थे। अब जो गरीब लोग हैं वो थोड़ा यार इतने महंगे महंगे कपड़े पहन पाएंगे, तो भैया जब वो इतने महंगे कपड़े नहीं पहन पा रहे थे तो उनको मजबूरन फिर वो विदेशी कपड़ा पहनने लग गए थे वापस, क्योंकि वो सस्ता पड़ता था। तो ऐसे देखो मूवमेंट की धज्जा उड़ गई ना। मूवमेंट क्या कहता था कि विदेशी कपड़े नहीं पहनने, लेकिन देखो लोगों के पास पैसा नहीं है तो मजबूरन पहनने पड़ रहे हैं, तो फिर वो मूवमेंट की धज्जा उड़ गई थी भैया वहां पर, ठीक है। ऐसा दूसरा, लेक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, सो स्टूडेंट एंड टीचर ज्वाइन बैक गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस। हमारे इंडिया के जो इंस्टीट्यूट थे बहुत कम थे, स्कूल भी बहुत कम थे, तो मजबूरन फिर बच्चे कब तक घर बैठेंगे यार, और जिनकी नौकरियां हैं वो भी कब तक घर बैठेंगे, उनको भी तो पैसा कमाना है। फिर मजबूरन उनको वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट जो स्कूल वगैरह कॉलेजेस थे उसमें ज्वाइन करना ही पड़ गया, ठीक है। लॉयर्स ज्वाइन बैक, वापस से फिर यही गवर्नमेंट जो लॉयर वकील वगैरह इन्होंने भी फिर वापस से ज्वाइन कर लिया था। सबको पैसे चाहिए अल्टीमेटली, कब तक उनको खाली बिठा के रखोगे आप, ठीक है। ऐसा तो ऐसे जो है शहरों के अंदर मूवमेंट जो है धीरे धीरे, टाउन के अंदर मूवमेंट धीरे धीरे फेल होने लग गया था, स्लो हो गया था भैया, ठीक है। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों में आंदोलन। अब भैया देखो शहर की बात आपको समझा दी, अब गाँव में क्या हो रहा होगा। तो गाँव में जो मूवमेंट है उसको किस तरीके से देखा जाता है, तो दो तरीके से देखेंगे, एक तो पीजेंट के हिसाब से और एक ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो पीजेंट मतलब किसान
है ना। तो हम किसान जो है वो भी गांव के अंदर किसान रहते हैं, तो किसान लोगों ने भी मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो पूरे भारत देश के अंदर ही लिया था, पर आपकी किताब के अंदर जो है अवध की एक केस स्टडी दे रखी है, तो मैं आपको अवध के हिसाब से समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने अवध लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैड स्प्रेड फ्रॉम द सिटीज टू द कंट्री साइड, ठीक है भैया। गांव शहर में तो हो ही रहा था, और वहां से जो है गांव के अंदर भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था बेटा। आफ्टर द वॉर द स्ट्रगल ऑफ द फार्मर एंड ट्राइबल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वर आल्सो एब्जॉर्ब्ड इन दिस मूवमेंट। मतलब जो गांव के अलग अलग जो किसान लोग हैं उन्होंने भी इस मूवमेंट के अंदर अच्छे खासा पार्टिसिपेट किया था बेटा। इन अवध सन्यासी बाबा रामचंद्र वाज लीडिंग द फार्मर, है ना, हिज लीडिंग द फार्मर। अच्छा, एक है बाबा रामचंद्र, ये फार्मर को लीड करते थे। इतने सारे किसानों को भी तो कोई ना कोई लीडर होना चाहिए ना, तो उनको लीडर कौन थे? बाबा रामचंद्र थे भैया, ठीक है। ये किसके खिलाफ में थे? इन तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ में थे। क्यों खिलाफ में थे? क्योंकि ये जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स है ना, ये किसानों से जरूरत से ज्यादा जो है लगान वसूलते थे, बहुत लीज पे जमीन देते थे और बदले में खूब ज्यादा पैसे लेते थे, पैसे हटते थे, इसलिए जो है ये इनके खिलाफ में थे बेटा, ठीक है ऐसा। His movement was against the तालुकदार एंड जमींदार who were collecting huge taxes and various taxes from the peasant। समझ में आया? इनका मूवमेंट किसके खिलाफ में था? तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करवाते थे, ठीक है ऐसा। peasant had to beggar and work एट लैंडलॉर्ड्स फॉर्म विदाउट एनी पेमेंट। और कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता था कि जो किसान लोग हैं उनसे काम करवा लेते हैं ये लोग और बदले में पैसे भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं करते थे, जिसको बेगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेगार, BEGAR। क्वेश्चन पूछ सकता है बेगार किसको बोलते हैं? बेगार का मतलब काम करना लेकिन बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, फ्री में काम करना, उसको बेगार बोलते हैं बेटा, ठीक है। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ द रेवेन्यू, है ना, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो किसान क्या चाहते थे कि भैया हमारे ऊपर जो तुम इतना टैक्स ले रहे हो उसको कम कर दो, हमसे बेगारी मत कराओ, है ना, और ये जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो इसको बंद कर दो, इसलिए ये मूवमेंट चलाया गया था किसानों के थ्रू बेटा, ठीक है। अच्छा, इन मेनी प्लेसेस द पंचायत डिसाइडेड टू गो टू द नाई भी बंद टू डिनाई इवन बार्बर वॉशरमैन फैसिलिटी टू द लैंडलॉर्ड्स। और बहुत सारे गांव में ये तक हो रहा था कि वहां के जो पंचायत उन्होंने डिसाइड किया कि तुम है ना इन अंग्रेजों की दाढ़ी कटिंग मत करो, ठीक है, इनके कपड़े मत दो। वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, असहयोग आंदोलन चल रहा है, मतलब सपोर्ट नहीं करना, कोऑपरेट नहीं करना। तो इन लोगों ने क्या करा, गांव में इनकी कटिंग बनाना बंद कर दिया, ठीक है, इनके जो है कपड़े धोना बंद कर दिया, जिसकी वजह से भाग जाएंगे, ताकि इनको ऐसा लग रहा था उस समय, ठीक है। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू विजिटेड द विलेज ऑफ द अवध, talk to the villager and try to understand their grievance, ठीक है। और भैया फिर जवाहरलाल नेहरू जो है अवध में गए, है ना, वहां पे उनके किसानों से उन्होंने बातचीत करी, उनकी क्या क्या समस्याएं थी उनको सुना उन्होंने और उसका कुछ हल निकालने की कोशिश करी थी बेटा। द नेक्स्ट ईयर व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन द कांग्रेस ट्राई टू इंक्लूड द फार्मर स्ट्रगल ऑफ अवध इन हिज मूवमेंट, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है कांग्रेस ने भी जो है वहां के जो किसान लोग हैं उनका जो भी परेशानी थी उससे उनको छुटकारा दिलाने की कोशिश करी थी बेटा, ठीक है। व्हेन द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउस ऑफ द तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक, मार्केट्स वर लूटेड एंड ग्रेन वेयर हाउसेस वर टेकन ओवर। अब देखो जब मूवमेंट चल रहा था तो सब ठीक है, लोग तो सपोर्ट कर रहे थे किसान लोगों को, पर जब उनको किसान लोगों को थोड़ी छूट मिली, है ना, तो बहुत सारे पीजेंट वगैरह ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि जो बाजार थे उनको लूटना स्टार्ट कर दिया। दंगा, जो तालुकदार और जो मर्चेंट के हाउसेस थे उनको लूटना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर दंगा कर दिया, उनको मारने लग गए, है ना, बाजार को लूटने लग गए, यहाँ तक कि जो अनाज के ढेर थे वहां से अनाज चोरी कर करके लेके भागने लग गए थे वो लोग, ठीक है। लोकल लीडर, और क्या बोलते थे पता है, ये सब हरकतें करते थे और क्या बोलते थे, लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। और ऐसी अफवाह फैला दी थी कि ये सारे काम करने के लिए किसने बोला? गांधी जी ने। गांधी जी ने बोला है कि बड़े बड़े जो किसान लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनको लूटो, ऐसे गांधी जी की बात, मतलब गांधी जी के नाम पे गलत काम करते थे। बाकी एक्चुअल में गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन लोकल नेता जो है इस तरीके की अफवाह फैलाते थे बेटा, ठीक है। वो जलने वाले होते हैं ना सब दूर, वो इस तरीके के काम करते हैं, ठीक है ऐसा। बाय टेकिंग द नेम ऑफ द महात्मा पीपल वर जस्टिफाइंग ऑल देयर एक्शन एंड एस्पिरेशन, ठीक है ऐसा। तो चलो नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है, ट्राइबल पॉपुलेशन गुडेम हिल एंड आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देखो ये मैंने आपको किसान की कहानी सुना दी, अब मैं आपको ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में बता रहा हूँ, आदिवासी लोगों के बारे में बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। वो कैसे देख रहे थे इस मूवमेंट को। तो देखो क्या था, आंध्र प्रदेश के अंदर गुडेम हिल्स एक जगह है वहां पे, ठीक है।
वहाँ पे क्या था, कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज फॉरेस्ट एरिया, वहाँ के जो लोग थे आदिवासी लोग, वो जंगल के ऊपर उनकी आजीविका, उनकी लाइवलीहुड जो है वो जंगल के ऊपर डिपेंड करती थी। तो भैया इन अंग्रेजों ने क्या करा, जंगल को ही क्लोज कर दिए, बंद करा दिए। तो यार इनको तो बहुत बुरा लगेगा ना, इनकी तो कमाई वहां से हो रही है, इनको जाने नहीं दे रहे, तो इनको बहुत बुरा लगा था बेटा, ठीक है। दे फेल्ट इट वाज देयर राइट टू एंटर फॉरेस्ट, ऑल्सो दे वर फोर्स टू डू बेगार, जिसकी वजह से मजबूरन इन लोगों के पास काम नहीं बचा, तो मजबूरन वो बेगार कर रहे थे, मतलब उनको पैसे ही नहीं मिल रहे थे कहीं से भी करके, ठीक है ऐसा। तो अब ये परेशान थे, तब क्या हुआ, फिर चला वहां पर 1920 में गुरिल्ला मूवमेंट। क्या चला, गुरिल्ला मूवमेंट। अब उसमें क्या था देखो, द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। तो भैया ऐसे में किसानों के जो सपोर्ट में एक आदमी आया जिनका नाम था अल्लूरी सीतारामम, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू नाम के एक व्यक्ति थे, अल्लूरी सीताराम राजू नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। ये भैया उन किसानों के सपोर्ट में आए हैं। ये क्या बोलते थे, ये क्लेम करते थे, ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, कि इनके पास खूब भयंकर पावर है और ये भगवान के अवतार हैं, है ना। ये क्या कह रहे हैं, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। कैप्टिवेटेड बाय राजू द रिबेल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ द गॉड। मतलब ये बोलते थे कि इनके पास कुछ ऐसी पावर है जिससे ये जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है, भविष्यवाणी कर सकते थे। एक बात ऐसी बोली इन्होंने। दूसरा बोलते थे कि भैया इनको गोली भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती इनका, ठीक है, गोली जो है इनको मार नहीं सकती है, ऐसे बोलते थे। तीसरा बोलते थे भगवान के अवतार है। इस तरीके की इंटरेस्टिंग बातें करते थे। तो ऐसी बातों में लोग बहुत सारे फंस भी जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं इन सब चीजों के, ठीक है ऐसा। पर ठीक है, ये अल्टीमेटली ये सपोर्ट कर रहे थे किसान लोगों को, है ना। राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा गांधी सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। राजू जो है, ये जो है अल्लूरी सीताराम राजू, ये भैया ये भी जो है महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे। मतलब महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, उसके सपोर्टर थे, उसको मानते थे कि यार ये महात्मा गांधी ने अच्छा किया। और महात्मा गांधी की ये बात भी मानते थे कि शराब पीना बंद कर दो। ये भी नहीं चाहते थे कि लोग शराब पिए, ये चाहते थे कि लोग खादी पहने। ये सब बातें, मतलब इन सब चीज़ों के सपोर्ट में थे महात्मा गांधी के। पर महात्मा गांधी की एक बात से ये बिल्कुल खिलाफ में थे, और वो थी नॉन वायलेंस, अहिंसा। इनका ये मानना था कि बिना लड़ाई झगड़े करे, बिना हिंसा किए तो आज़ादी मिल ही नहीं सकती है। ये ऐसा मानते थे बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या करा, द गुडेम रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशन। ध्यान से सुनना, ये तो हिंसा में भरोसा रखते थे, मारकूट में विश्वास रखते थे। तो इन्होंने गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। उसमें क्या करा इन्होंने, इनके ये और इनके साथ के जो लोग हैं वो उन लोगों ने जो है पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल को मार दिया इन्होंने। कैरिड ऑन गुरिल्ला वेलफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, काय के लिए, स्वतंत्रता के लिए इन्होंने मारकूट स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। आखिरी में कुछ नहीं हुआ, अंग्रेज लोगों ने जो इनको गोली मार दी और काम खत्म कर दिया था बेटा, ठीक है ऐसा। और फिर ये जो है वहां के फोक हीरो बन गए थे, उस एरिया के जो है लोक देवता के रूप में इनको मानते हैं, इनको पूछते हैं वहां पर ये, ठीक है ऐसा। समझ में आया किस तरीके से काम हुआ है। तो ये गुरिल्ला मूवमेंट था। अब आते हैं स्वराज इन प्लांटेशन, बागानों में स्वराज को समझ रहे हैं, है ना। तो देखो प्लांटेशन में कैसे स्वराज हुआ, देखो ना जरा। For the plantation worker or Assam, freedom mean that they could move whenever they wanted through the four walls in which they were locked. इसका मतलब यह है कि जो बागान में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जो है फ्रीडम का मतलब ये हो गया भैया कि मतलब स्वराज का मतलब ये हो गया कि वो जब चाहे तब अपनी मर्जी से कहीं पे भी आ जा सके, उनको छूट मिले हर चीज की, ठीक है ऐसा। वो चार दीवारी में कैद ना रहे ऐसा। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, अब एक एक्ट का नाम आया है यहाँ पे, उसमें क्या हुआ था ध्यान से सुनना, है ना। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, प्लांटेशन वर्कर वर नॉट अलाउड टू लीव द प्लांटेशन विदाउट परमिशन, ठीक है। मतलब कि ये जो बागान में काम करने वाले लोग हैं ये बिना परमिशन के कहीं पे भी आया जा नहीं सकते थे। अगर ये जाने की कोशिश करते थे इनको मारते थे भैया वहां पर। पुलिस वाले अंग्रेज लोग जो है वो बहुत मारते थे इनको, ऐसा कानून बन गया था ये, ठीक है। तो जो कि बहुत गलत है, किसी का आना जाना ही बंद करा रहे हो आप, ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया भैया ये, ठीक है। व्हेन दे हर्ड अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ वर्कर बिगेन टू डिफाई देयर अथॉरिटीज, ठीक है। जब इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, इन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना जो गांधी जी ने चलाया था, तो ये लोग खुश हो गए भैया। इनको लगा कि अब गांधी जी जो है हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी यहाँ से भाग जाएंगे, आजाद हो जाएंगे और हमको अपनी अपनी जमीनें मिल जाएगी भैया, ठीक है। ही लेफ्ट द प्लांटेशन एंड वेंट होम, ये जाने लग गए थे,
है ना, घर की तरफ जाने लग गए थे। दे यूज टू थिंक दैट नाउ दैट गांधी रूल इज कमिंग न्यू, नाउ एवरीवन विल गेट लैंड इन द विलेज। इनको यही लगता था कि गांधी जी का भैया अब रूल आ रहा है ना, गांधी जी राज करेंगे, शासन करेंगे और सब लोगों को अपनी अपनी जमीन दिला देंगे भैया, और सब अपने अपने खेती बाड़ी करेंगे, खुश रहेंगे, या जबरदस्ती काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट दे कुड नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन, लेकिन इनको जाने ही नहीं दे रहे थे। क्यों जाने दे रहे थे? अंग्रेज आ जाते थे, मारते पीटते थे इनको, इसलिए जाने ही नहीं दे रहे थे। दे वर स्ट्रैंडेड ऑन द वे ड्यू टू द स्ट्राइक बाय द रेलवेज एंड स्टीमर्स, ठीक है। दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड बिटन अप बैडली। मतलब जब ये जाने की सोचे थे उस समय जो रेलवे लाइंस वगैरह है वो सब बंद हो गई थी, तोड़फोड़ मच गई थी, दंगा फसाद हो रहा था, इसलिए जा ही नहीं पाए, और फिर अंग्रेजों ने इनको देखा और मारा इनको अलग से, ठीक है। ऐसा तो ये था स्वराज इन प्लांटेशन बेटा। फिर आता है एक फेमस घटना जिसका नाम है चोरा चोरी इंसिडेंट बेटा, ठीक है ना। चोरी चोरा इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा चोरा चोरी इंसिडेंट क्या है बेटा। तो देखो जरा ध्यान से सुनो, है ना, चोरी चोरा वाला कहानी क्या है, अच्छे से समझना। अ पीसफुल प्रोसेशन, है ना, पासिंग थ्रू अ मार्केट इन गोरखपुर, चोरी चोरा टर्न इनटू अ वायलेंट कन्फ्रंटेशन विद द पुलिस, ठीक है। मतलब क्या हो रहा था, चोरी चोरा जो है गोरखपुर के अंदर एक गांव है चोरी चोरा, वहां पे जो है लोग चुपचाप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक चुपचाप शांति प्रदर्शन कर रहे थे, चुपचाप से जा रहे थे, वो दंगा फसाद नहीं कर रहे थे, चुपचाप रैलीज निकाल रहे थे वहां पर वो, ठीक है, शांति प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में क्या हुआ कि भैया पुलिस वालों ने इनको मारना स्टार्ट कर दिया, पुलिस ने इनको बहुत मारा वहां पर, ठीक है। ऑन हियरिंग अबाउट दिस इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल फॉर अ होल्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब इतना खतरनाक तरीके से इनको मारा, कई लोगों को मार भी दिया इन्होंने, ठीक है, जिसकी वजह से लोग भड़क गए। फिर लोगों ने क्या करा, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, दंगा भड़क गया एकदम भयंकर वाला। तो फिर ऐसे में महात्मा गांधी ने क्या किया, अपना जो ये मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको वापस से रोक दिया, ठीक है, इसको होल्ट कर दिया, कॉल ऑफ कर लिया, हटा दिया बेटा इसको यहाँ पर। समझ में आया? मतलब भी जब भी दंगा फसाद वायलेंस वगैरह होने लग जाता था तो गांधी जी जो है अपने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते थे, बंद कर देते थे या हटा देते थे। यहाँ तक आपको समझ पड़ गया होगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब एक और देखो, सबसे पहले कौन सा मूवमेंट चला, सत्याग्रह मूवमेंट, फिर आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट क्या होता है समझना, सिविल मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, है ना। इसमें क्या है कि भैया हम जो है, जो अंग्रेज वगैरह है इनका सपोर्ट तो करेंगे ही नहीं, और हम इसमें कानून और तोड़ेंगे, ठीक है, सपोर्ट भी नहीं करना है और कानून भी तोड़ना है भैया, इसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बेटा, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं देखो, गांधी जी अंडरस्टूड दैट बिफोर एनी मास स्ट्रगल पीपल मस्ट बी प्रॉपरली ट्रेन सो दैट पीपल डू नॉट मिस इंटरप्रेट द मूवमेंट। अब गांधी जी को समझ में आ गया था कि अगर हमको कुछ भी बढ़िया काम करना है ना, अच्छे से मूवमेंट को चलाना है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कुछ भी मूवमेंट चलाने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग होगी ना जब, तभी जाके वो मूवमेंट ठीक से काम करेगा, ठीक है। तो गांधी जी ने जो है बताया लोगों को कि भैया जो मूवमेंट है उसको कैसे करना है और मूवमेंट का पर्पस क्या है, उनको मोटिवेशन देते थे कि क्यों कर रहे हैं हम लोग मूवमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में गांधी जी ने बताया बेटा उनको, ठीक है, ताकि लोगों को समझ पड़े कि आखिर काम क्यों कर रहे हैं, नहीं तो लोग हर बार दंगा फसाद करने लग जाते थे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी, ठीक है। सम कांग्रेस लीडर वर टायर्ड ऑफ सच मास स्ट्रगल्स, है ना। अब बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर है वो परेशान हो गए थे, इतने सारे जो दंगे फसाद ये सब मास स्ट्रगल्स हो रहे थे इनसे, ठीक है। दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिलिंग कंस्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ द 19। ये इलेक्शन चाहते थे कैसे भी करके, इलेक्शन जाके सरकार में घुसना चाहते थे, फिर वहां से चीजें बदलाव करना चाहते थे, ठीक है। ही फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पुलिसेस एडवोकेट रिफॉर्म्स while in the counseling and also show that this counseling were not democratic institution। समझ में आ गया, मतलब अंदर घुस के फिर ये बदलाव करना चाह रहे थे, डेमोक्रेसी चाह रहे थे कैसे भी करके, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू रिटर्न द टू काउंसिल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो दो लोग हैं, एक का नाम है सीआर दास और एक का नाम है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। एक मिनट, कलर बदलना पड़ेगा, हाँ ये रहा, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था, इन्होंने बनाई थी बेटा, ठीक है। ऐसा कब बनाई थी, 1 जनवरी 1923 में। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखने की है, ठीक है। ऐसा अब क्या है देखो,
लेकिन जो है ना ये स्वराज पार्टी वगैरह बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो दोनों थे ना मोतीलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सब मानने से मना कर दिया था। बोले हम इलेक्शन में भरोसा नहीं रखते, हमको तो भैया जो है हमको तो मूवमेंट करना है, दंगे करना है, हमको तो कैसे भी करके जो है अच्छा काम कैसे भी करके देश आज़ाद कराना। उनको नहीं मतलब था इन सब चीज़ों से बेटा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट पार्टिसिपेट एज दे थॉट इंडिया वुड गेट इंडिपेंडेंस बाय मास स्ट्रगल। भैया इंडिया को तभी आज़ादी मिल सकती है जब इंडिया मास स्ट्रगल करेगा, ये चुनाव से कुछ मतलब नहीं था इनको, ठीक है ऐसा। अब आप देखो टू फैक्टर दैट शेप द इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दिया है, तो देखो क्या है, दो है। सबसे पहला है द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, मतलब कि आर्थिक मंदी है ना, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा था। क्या, एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल, भैया एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस है वो गिरना स्टार्ट हो गए थे। एग्रीकल्चर गुड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, है ना भैया, जो है यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल धीमा पड़ गया था, है ना। पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल, एक सेकेंड, डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट क्रॉप, किसानों को ये परेशानी हो रही थी कि वो अपनी जो खेती है ना, अपनी जो फसल है उसको वो बेच नहीं पा रहे थे। अनेबल टू पे देवर रेवेन्यू, और इसकी वजह से जो है वो अपना रेवेन्यू लगान वगैरह वो दे नहीं पा रहे थे बेटा, ठीक है ऐसा। इन द न्यू टोरी गवर्नमेंट, है ना, दूसरा एक हेडिंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन, ये भी एग्जाम में आया है, ठीक है, एग्जाम में आती है सब चीजें। साइमन कमीशन क्या था भैया, साइमन कमीशन को एक्सप्लेन कर दो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझना, है ना। क्या हो रहा था, इन न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंस्टिट्यूट अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द सर जॉन साइमन, ठीक है भैया। अब क्या था कि एक टॉरी गवर्नमेंट बनी, है ना, जिसके अंदर जो है एक कमीशन बेटा, कमेटी बनी जिसको लीड कर रहे थे साइमन, इसलिए उसका नाम पड़ गया साइमन कमीशन, ठीक है ऐसा, 1927 में। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिज्म मूवमेंट, और ये क्यों बनाया गई थी कमेटी, नेशनलिस्ट जो मूवमेंट हो रहे थे इतने सारे, है ना, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ये इतने मूवमेंट हो रहे थे, इनके खिलाफ में, इनको रिस्पॉन्स करने के खिलाफ में जो है इनको ये साइमन कमीशन बनाया गया था बेटा, ठीक है। द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस, और इसका एक और काम था कि भैया ये जो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उससे रिलेटेड जो है चीज काम करते थे, ठीक है। क्या क्या बोल रहे, देखो, द कमीशन वाज लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव होंगे, इन सब चीजों के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे बेटा, ठीक है। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिशर्स, मतलब क्या है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भैया तुम है ना हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की सोच रहे हो और हमारे एक भी इंडियन लोगों को शामिल नहीं कर रहे हो, तो गलत बात है ना भैया, तुम इंडिया में ही चीजें बदल रहे हो और हमको ही शामिल नहीं कर रहे हो, सारे के सारे तुम अंग्रेज लोग ही कर लोगे। तो फिर इंडिया के लोग भड़क गए, इंडिया के लोगों ने नारे लगाना चालू कर दिया, जैसे ये आया ना तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया चिल्लाना, क्या भैया, गो बैक साइमन, मतलब साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ऐसे करके नारे लगाना स्टार्ट कर दिए थे भैया इन्होंने, ठीक है। ऑल पार्टीज इंक्लूड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन द डिमॉन्स्ट्रेशन, फिर जब इस नारेबाजी हो रही थी उस समय हर एक पार्टी, हिंदू मुसलमान सब एक साथ हो गए, यूनाइट हो गए भैया, है ना, एक साथ मिलकर जो है इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। इसी को साइमन कमीशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। साइमन कमीशन में गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगे थे, ठीक है। फिर आता है लॉर्ड इरविन गिव्स टू ऑफर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, अब पब्लिक तो भड़क गई है भयंकर तरीके से, तो अब जो अंग्रेज हैं उनको लगा कि यार ये तो मामला बिगड़ गया यार, तो उन्होंने सोचा, फिर वो ऑफर देने आए, उन्होंने सोचा यार कुछ बातचीत कर सकते, कुछ मामला जम सकता है क्या, तो भैया अंग्रेजों की तरफ से एक बंदा है जिसका नाम है लॉर्ड इरविन, ठीक है, वायसराय है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसने क्या बोला, इन ऑर्डर टू क्वेल दिस अपोजिशन वायसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस द डोमिनियन स्टेट फॉर इंडिया इन अक्टूबर 1929, इसने जो है डोमिनियन स्टेट को जो है अनाउंसमेंट कर दिया। अब ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है समझो, इस बात का, इतनी सी बात का मतलब ये है कि देखो इसने ये बोला हमारे इंडियन लोगों को कि यार है ना, देखो तुम दंगे वगैरह कर रहे हो, इतने काम कर रहे हो, तुमको तुम्हारे देश में रहना है, रहो, तुम तुम्हारे देश में सारे काम करो, तुमको हम सब चीज़ की छूट देते हैं, पर भैया तुम हमारे अंडर में ही रहो, ठीक है। इसको डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं। मतलब फिर यार सोचो, काम भले हम सब कर रहे हैं पर नाम तो फिर भी उन्हीं का ही होगा ना, तो ये कोई भी व्यक्ति थोड़ा ना चाहेगा ये सब चीज़ें करना, है ना। इसको बोलते थे डोमिनियन स्टेट बेटा, ठीक है।
ही ऑल्सो डिड नॉट गिव एनी टाइम फ्रेम इन दिस रिगार्ड, और उसने ये भी नहीं बताया कि भाई तुम कितने टाइम तक हमारे ऊपर नाम रखोगे, ऐसी कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दे रहा था वो। ही ओनली सेड दैट अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वुड बी हेल्ड टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने क्या बोला कि हम एक काम करते हैं, एक राउंड टेबल बना, मतलब एक राउंड टेबल समझ गए, ऐसे राउंड टेबल के ऊपर जो है हम एक डिस्कशन करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं, किस चीज के लिए, फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम मीटिंग बुलाते हैं बेटा, ठीक है। बट कांग्रेस लीडर वर नॉट सेटिस्फाई, स्पेशली रेडिकल्स, लेकिन भैया जो रेडिकल्स थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, ओए भाड़ में जाए, हमको कोई मीटिंग वीटिंग नहीं करनी है, तेरी 12 की डेर हट जाए यहाँ से, ठीक है, भगा दिया भैया इसको और मना कर दिया था, ठीक है। डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, इन लोगों ने तो बोल दिया था हमको ये ना ये सस्ती आज़ादी नहीं चाहिए, कंप्लीट आज़ादी चाहिए भैया, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, इन्होंने बोल दिया हमको नहीं चाहिए नौटंकी तुम्हारे, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, भाग जाओ यहाँ से तुम, ठीक है। ऐसे इन्होंने जो है डिमांड रखी थी पूर्ण स्वराज की। कहाँ पर रखी थी, देखो इन दिसंबर 1929 एट द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज फॉर्मली एक्सेप्टेड, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड दैट 26 जनवरी 1913, 26 जनवरी 1930 would be celebrated as Independence Day, and on that day people would take an oath to fight for पूर्ण स्वराज, ठीक है। मतलब जो है कहाँ कहाँ की बात हो रही है, देखो लाहौर के अंदर। अब ये लाहौर की बात क्यों आई है कि लाहौर तो पाकिस्तान में, भाई पहले इंडिया में ही था ये, ठीक है, इसलिए लाहौर में एक सेशन हुआ था, जिसको कौन लीड कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऐसा वहां पर डिमांड उठी पूर्ण स्वराज की, किसकी डिमांड उठी, पूर्ण स्वराज की डिमांड उठी, ठीक है। और पूर्ण स्वराज में ये माना गया, ये बोला गया कि हमारे देश को अब हम आज़ाद मानेंगे, हम सब आज़ादी की शपथ लेंगे, और वो कौन सी डेट रहेगी जब हम शपथ लेंगे, 26 जनवरी 1930, इस पे हम अपने देश को आज़ाद कर देंगे पूरा। हालांकि इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया गया, किसी ने भी जो है आज़ादी वगैरह, 26 जनवरी को आज़ादी हुई नहीं अपनी, है कि नहीं ऐसा। लेकिन आप इस डेट को ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोचो आप मेरे को बताओ, 26 जनवरी को आज़ादी होनी थी पर हुई नहीं, है ना, 1930 में नहीं हुई, लेकिन आप बताओ फिर 26 जनवरी को जो है ऐसी कौन सी चीज़ अपने जो है देश के अंदर हुई है जिसको हम सब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा उसकी डेट 26 जनवरी ही क्यों रखी गई है, ठीक है। कमेंट में बताओ कि 26 जनवरी के दिन हम कौन सा डे मनाते हैं, ठीक है। चलो अब आप देखना, यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। The Salt March and the Civil Disobedient Movement. Salt March very important क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि भैया जो सोल्ट मार्च है वो क्या चीज़ है। एक सेकेंड, सोल्ट मार्च है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। देखो सोल्ट मार्च की कहानी। Salt appeared to महात्मा गांधी एज अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द कंट्री। अब महात्मा गांधी को ये लगा कि भैया इतने सारे मूवमेंट हो गए, सब कुछ हो गए, पर मूवमेंट बंद थोड़े ना करना, अभी तो और चलाना है हमको। तो गांधी जी ने क्या करा कि अब लोगों को फिर से इकट्ठा करना पड़ेगा जिससे फिर मूवमेंट चले, ठीक है। कौन सा मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चले। तो भैया गांधी जी ने किस चीज़ के लिए इकट्ठा करेंगे, अब तो नमक के लिए इकट्ठा करा बेटा। नमक के लिए क्यों करा, क्योंकि नमक हर व्यक्ति खाता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, सब कुछ है ना, हर व्यक्ति जो है वो भैया नमक को खाते थे। और नमक के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इसके ऊपर एक कानून बना रखा था कि भैया जो नमक है वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बना सकती है, वही निकाल सकती है, जो नॉर्मल पीपल है इंडिया के वो लोग नमक नहीं बना सकते हैं। तो इसके ऊपर ऐसा कानून बना हुआ था, ठीक है। तो इसलिए फिर गांधी जी ने लोगों को समझाया, लोगों को इकट्ठा करा कि यार ये तो गलत कानून है, इसके खिलाफ हमको बोलना चाहिए भैया, ठीक है, और इसको तो हम लोग सब खाते हैं ऐसा। तो ऑन 31 जनवरी 1930 ही रोट अ लेटर टू वायसराय इरविन। तो इन्होंने क्या करा, गांधी जी ने जो है वायसराय इरविन को एक लेटर लिख के भेजा। समझना बात को, क्या भेजा, एक सेकेंड, हाँ, इन्होंने जो है एक लेटर लिख के भेजा है इनको, वायसराय इरविन को, ठीक है। इस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड रखी। कितनी डिमांड्स रखी बेटा, 11 डिमांड्स इसके अंदर लिख के दे दी उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को कोई 11 डिमांड्स नहीं बतानी है, बस इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिमांड्स कौन सी है वो हमको लिख के दे रखी है। दिस लेटर ऑफ महात्मा गांधी वाज लाइक, ठीक है, एक सेकेंड, क्या है वो एक डिमांड, क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस डिमांड वॉज अबाउट द एबोलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स, ठीक है, कि जो नमक के ऊपर तुम टैक्स ले रहे हो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक के ऊपर टैक्स ले रही है, इस टैक्स को एबोलिश कर दो, हटा दो इसको। ये इनकी सबसे मेन डिमांड थी बेटा, ठीक है। दिस लेटर ऑफ द महात्मा गांधी वाज लाइक एन अल्टीमेटम। भैया ये लेटर एक तरीके से चेतावनी थी, धमकी थी, ठीक है। लेकिन लॉर्ड इरविन ने लोड ही नहीं लिया महात्मा गांधी जी, उन्होंने बिल्कुल
नहीं डरे वो, ठीक है। ही रोट दैट इफ हिज डिमांड वर नॉट मेट बाय March 11 द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर भैया तुमने हमारी बात नहीं मानी, हमारी डिमांड नहीं मानी, तो हम एक और मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे जिसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। बेटा इरविन वाज नॉट रेडी टू बो डाउन, लेकिन इरविन जो है झुकने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब सॉल्ट मार्च, जब इरविन ने झुका तो फिर गांधी जी ने जो है अपना दांडी यात्रा स्टार्ट करी। सुना होगा आपने दांडी यात्रा के बारे में। अब दांडी यात्रा में क्या है, सॉल्ट मार्च में क्या होता था, देखो महात्मा गांधी स्टार्टेड इस मार्च, है ना, सॉल्ट मार्च 12 मार्च 1930 अकम्पेंड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलेंटियर। गांधी जी ने ये यात्रा स्टार्ट करी थी। इनके जो 78 सबसे विश्वसनीय लोग हैं, है ना, जिनके ऊपर ये बहुत भरोसा करते थे, उनके साथ मिलकर जो है इन्होंने ये यात्रा स्टार्ट करी थी। अब ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये भैया साबरमती, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, जो कि कहाँ गई थी, दांडी गुजरात में गई थी भैया। गुजरात के अंदर ही जगह है दांडी, वहां पर गई थी। और ऐसे ये इनकी डिस्टेंस कितनी है, आप मतलब है ना, अहमदाबाद से दांडी की जो डिस्टेंस है वो है 240 माइल्स। तो ये एक दिन में जो है 10 माइल्स चलते थे। कितने माइल्स चलते थे, 10 माइल्स चलते थे। तो ऐसे 24 दिनों के अंदर जो है इन्होंने अपनी ये यात्रा कंप्लीट कर ली थी बेटा, ठीक है। ऐसा ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच दांडी एंड स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, ठीक है। तो ऐसे जो है गांधी जी ने 24 दिनों में यात्रा पूरी करी और ये पहुंच गया दांडी के अंदर। और वहां पे इन्होंने नमक बना दिया भैया। मतलब जो नमक बनाने के ऊपर कानून था ना कि आप नमक नहीं बना सकते हो, गांधी जी ने उस कानून को तोड़ दिया और नमक बनाया। तो सबसे पहले जो है गांधी जी ने ही नियम तोड़ा था यहाँ पर, ठीक है, नमक बना के दिखाया वहां पर। अब ये बात सब दूर फैली तो देखो क्या हुआ। हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुमने दो मूवमेंट अभी मैंने तुमको पढ़ाया, एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है और अब एक और नया चालू कर दिया सिविल डिसोबीडियंट। तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो नॉन कोऑपरेशन में क्या हो रहा था कि हम अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन सिविल डिसोबीडियंट में क्या हो रहा था कि हम अभी भी अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और अब हम साथ में नियम भी तोड़ रहे हैं, समझ गए। कोऑपरेट भी नहीं करेंगे और नियम भी तोड़ेंगे, इसको सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो आपसे छोटी छोटी बातें जो पूछ सकते हैं सारे क्वेश्चन, मैं हर एक चीज लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, ठीक है। नोट्स वगैरह चाहिए, एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, वहां से नोट्स वगैरह ले सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो, दिस टाइम पीपल वर कॉल अपॉन not to cooperate with the British but also violate colonial laws। मैंने बोला ना नियम भी तोड़ रहे हैं अब ये, ठीक है। Thousands of people broke the salt law in different पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब सोचो यार, अगर अपना लीडर ही नियम तोड़ देगा, गांधी जी ने नियम तोड़ दिया, तो फिर तो उनके चाहने वाले भी तोड़ेंगे, फिर तो धमाका हो जाएगा एकदम। फिर दे लोगों ने जो है नमक बनाना स्टार्ट करा, बहुत सारे नियम तोड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड, ठीक है, वही विदेशी कपड़ा बॉयकॉट कर दिया गया। लिकर शॉप स्टार्टेड पिकेटिंग, दारू की दुकानें बंद हो गई भैया। द फार्मर रिफ्यूज टू पे द टैक्स एंड वॉचमैनशिप्स, है ना, फार्मर जो है उन्होंने अपना टैक्स देना, लगान देने से मना कर दिया था भैया, ठीक है। द एम्प्लॉय पोस्टेड इन द विलेज बिगेन टू रिजाइन, जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने रिजाइन कर दिया कि हमको नहीं करना काम वाम, ठीक है। इन मेनी प्लेसेस द फॉरेस्ट ड्वेलर्स स्टार्टेड वायलेटिंग द फॉरेस्ट लॉ, बहुत सारी जगह पर जो है जो जंगल में काम करने वाले हैं जो लोग हैं, जंगल के जो कानून थे उसको भी तोड़ना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ऐसे करके जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था, मतलब नियम भी तोड़े जा रहे थे भैया, ठीक है। हाउ डिड द ब्रिटिश स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अब आप बताओ, इतना सारा कांड होगा तो क्या अंग्रेज चुप बैठेंगे क्या, नहीं मानेंगे भैया, वो भी कुछ तो करेंगे ना बदले में। तो फिर उन्होंने कैसे इसको बंद कराया, तो ध्यान से समझना। द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर, उन्होंने जो नेता है उनको ही अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, एक नेता है जिनका नाम है भैया अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। When Abdul Ghaffar Khan, a devoted aide of the Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry mobs took the street facing armed vehicles and police bullets. A lot of people were killed, ठीक है। मतलब जब ये अब्दुल गफ्फार खान को जेल हो गई है, महात्मा गांधी को बहुत मानता था, ठीक है, इसको जेल हो गई तो पब्लिक और ज्यादा माथे आने लग गई, तो फिर जो है अंग्रेजों ने गोलियां चला दी भैया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मारा था, ठीक है। ऐसा
फिर क्या हुआ, अ मंथ लेटर, एक महीने बाद गांधी जी को भी जो जेल में डाल दिया था, ठीक है। द इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द सोलापुर स्टार्टेड अटैकिंग पुलिस स्टेशन, जिसकी वजह से जो है फिर बहुत सारे जो वर्कर लोग हैं उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को तोड़ा, है ना। कोर्ट्स एंड रेलवेज, एक मिनट, कोर्ट्स एंड रेलवेज स्टेशन सिंबल ऑफ द ब्रिटिश रूल, मतलब जो भी ब्रिटिश की गवर्नमेंट के अंडर आते थे वहां तोड़फोड़ मचाना चालू कर दी उन्होंने, ठीक है। द फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिसोर्टेड द रूथलेस रिप्रेशन, पीसफुल सत्याग्रह वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन were beaten up and nearly 1 lakh people वर अरेस्टेड। भैया तो अंग्रेज लोगों ने जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों को खूब मारा, बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, और यहाँ तक कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है जेल में ठूस दिया था उस समय, ठीक है। गांधी जी फील्स वेरी बैड सीइंग ऑल दिस, गांधी जी को ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने, दैट्स वाई गांधी जी कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इसलिए गांधी जी ने जो है फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स को बंद कर दिया, वापस से बंद कर दिया। मतलब देखो गांधी जी ने 3 मूवमेंट स्टार्ट करे, सत्याग्रह स्टार्ट करा, बंद करा, नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करा, बंद करा, फिर वापस से सिविल डिसोबीडिएंट स्टार्ट करा, बंद करा। बंद क्यों कर रहे हैं, जब जब भी हिंसा होने लग जाती है गांधी जी जो है मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा हो रहा था। अब क्या हुआ, मूवमेंट बंद कर दिया है, पर अंदर की भावना थोड़ी ना खत्म हुई है। वो कहते हैं ना कि जब भी शेर एक कदम पीछे लेता है तो भैया वो उतना ही उचक के जाता है आगे की तरफ, फिर वो उतनी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ता है। तो बस एक कदम पीछे ले रहे हैं, इसका मतलब अब गांधी जी फिर कुछ और धमाका करने वाले थे बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, अब गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ, देखो, गांधी जी consented to participate in second round table conference in London and the government agreed to release the political prisoners, ठीक है। मतलब कि गांधी जी ने अब इरविन के साथ एक समझौता करा जिसमें गांधी जी ने बोला कि ठीक है भाई, हम जो अब सेकंड तुम्हारा जो राउंड टेबल होगा उसमें मैं पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि तुमने हमारे जितने भी जो नेता लोग हैं जिसको तुमने जेल में डाल रखा है उनको छोड़ दो भैया, तुम, है ना, उनको आज़ाद करो, जेल से फ्री करो उन लोगों को, ठीक है। तब मैं तुम्हारा जो है तुमसे नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ, है ना, मैं सब चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। तो भैया गांधी जी जो है फिर इस चलते जो है गए भी सही लंदन के अंदर कॉन्फ्रेंस में, है ना, और वहाँ पर जो है लेकिन उनको निराशा हाथ लगी, कोई फायदा नहीं मिला उनको वहाँ पर, ठीक है। अब जब गांधी जी वापस से लंदन से लौटे अपने देश में तो उन्होंने क्या देखा, क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डिड गांधी जी सी व्हेन ही लेफ्ट लंदन। भैया गांधी जी ने जब गांधी जी जो है लंदन से पलट वापस आए इंडिया तो उन्होंने क्या देखा, ठीक है। ये बीच बीच में से क्वेश्चन पूछता है ऐसे, ये सारे बीच बीच के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो क्या देखा, कमिंग हियर दे फाउंड दैट द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड रिप्रेशन न्यू, बोथ गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर इन जेल, कि भैया जवाहरलाल नेहरू और जो गफ्फार खान उन दोनों को जेल में ठूस दिया था। द कांग्रेस वर डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था। स्ट्रिक्ट मेजर वर बीइंग टेकन टू प्रिवेंट एक्टिविटीज सच एज गैदरिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट्स। भैया अगर कोई भी व्यक्ति जो है प्रदर्शन करते पाया गया, डिमॉन्स्ट्रेशन करते पाया गया, एक साथ भीड़ इकट्ठी करते पाया गया, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। ऐसे सारे नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे बेटा, ठीक है। ऐसा एमिड ग्रेट अप्रेंशन महात्मा गांधी वर रिज्यूम द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो फिर महात्मा गांधी ने जो है वापस से डिसओबीडियंट मूवमेंट को फिर से शुरू करा उन्होंने। गांधी जी रिलॉन्च सीडीएम, सीडीएम मतलब सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट सेकंड, बट इट लॉस्ट द मोमेंटम बाय 1931। लेकिन जब गांधी जी ने दोबारा से जब सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करा ना तो फिर वो ढंग से काम नहीं करा, है ना, फिर वो नहीं चला भैया। क्यों नहीं चला, लोगों को क्या मैसेज जा रहा था कि यार गांधी जी एक मूवमेंट स्टार्ट करते, पूरा नहीं होता है, थोड़े बहुत दंगे फसाद हो जाते हैं और फिर वापस से ले लेते हैं। तो अब लोगों ने फिर दोबारा पार्टिसिपेट ही नहीं करा, उनको ये लगा कि यार क्या पता यार वापस से बंद हो जाएगा, कुछ मतलब तो निकल नहीं रहा है, तो फिर ऐसे ये मोमेंटम नहीं मिला बना इसका, ठीक है। ऐसा अब हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, ताकि लोग क्या सोचते थे इन सब मूवमेंट के बारे में। तो रिच पीजेंट क्या सोचते थे, देखो जो अमीर किसान लोग थे वो क्या सोचते थे, ध्यान से सुनना है ना। रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार ऑफ द गुजरात एंड द जाट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। देखो अमीर किसान कौन थे, गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, ये बहुत अमीर किसान थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। दे वर प्रोड्यूसर ऑफ द कमर्शियल क्रॉप, वो कमर्शियल क्रॉप को जो है उगाते थे। मैंने आपको जो है पहला चैप्टर पढ़ाया है ज्योग्राफी का,
ठीक है, सॉरी पहला नहीं दूसरे वाले में, उसमें मैंने आपको बोला कि भैया कमर्शियल क्रॉप कौन सी है, बताइए मेरे को जल्दी से कौन कौन सी कमर्शियल क्रॉप है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे गन्ना वगैरह है ना, ये सब कमर्शियल क्रॉप है, जूट वगैरह कमर्शियल क्रॉप है बेटा, ठीक है। तो भैया ये जो रिच पीजेंट है ये कमर्शियल क्रॉप को ही उगाते थे, उसका ही बिजनेस करते थे। दे वर वेरी हार्डली हिट बाय द इकोनॉमिक डिप्रेशन। इनको ये समझ लो आप कि उस समय जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा था, आर्थिक मंदी आ रही थी, तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि इनकी फसल बिक ही नहीं रही थी भैया, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए थे ये लोग, ठीक है। Due to the depression, prices of agriculture good were fallen and their income were decreased. उनकी कमाई नहीं हो रही थी, unable to pay the government revenue, जिसकी वजह से वो लगान नहीं दे पा रहे थे। They were participate a lot in civil disobedient movement, इसलिए उन्होंने civil disobedient movement में participate भी किया। They wanted to reduce the high revenue, और कैसे भी करके जो है भैया रेवेन्यू को, मतलब उनके लगान को कम कराना चाह रहे थे किसी भी कंडीशन पे। But they were deeply disappointed. CDM movement was called off in 1931 without revenue न्यू रेट रिवाइज्ड। पर इनको बहुत बुरा लगा जब पहला सीडीएम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है वो बिना इनके फायदे के, बिना रेवेन्यू कम कराए, लगान कम कराए, जब वो बंद कर दिया गया तो ये लोग बहुत नाराज हो गए थे। इसलिए जो है इन्होंने फिर जो है सीडीएम सेकंड में पार्टिसिपेट करने से मनाही कर दिया। जब गांधी जी ने दोबारा से चालू करा ना, फिर उन्होंने मना कर दिया कि अब हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे भैया, क्योंकि तुमने पहले हमारा साथ छोड़ा था, ठीक है। पुअर पीजेंट कैसे देखते थे, गरीब किसान कैसे देखते थे? स्मॉल पीजेंट कल्टिवेटेड ऑन लैंडलॉर्ड्स लैंड एंड इन रिटर्न दे पेड द रेंट। अब जो गरीब किसान होते हैं उनकी खुद की जमीन नहीं होती ज्यादातर लोगों के पास में, तो वो क्या करते हैं, फिर दूसरे की जमीन पे काम करते हैं और बदले में जो है उनको अनाज दे देंगे या पैसे दे देंगे या कोई रेंट वगैरह दे देते थे, ठीक है। एज डिप्रेशन कंटिन्यूस स्मॉल पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेवेन्यू। पर जब आर्थिक मंदी चली जा रही थी, डिप्रेशन चली जा रहा था, तो भैया इनकी कमाई नहीं हो रही थी, है ना, इनकी कमाई नहीं हो रही थी, तो ये लगान दे नहीं पा रहे थे, मुश्किल हो गया था। दे वर डिमांडिंग द लैंडलॉर्ड्स कैंसिल देयर अनपेड रेंट। लेकिन लैंडलॉर्ड्स को तो कैसे भी करके भैया उनका पैसा चाहिए कि भैया तूने हमारे से जगह ली है, हमारा किराया तो तेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। बट कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट नो रेंट कैंपेन एट दिस माइट अपसेट लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। लेकिन और जो है ये सोचते थे कि कांग्रेस कैसे भी करके इनका सपोर्ट करेगी कि यार इनको कम लगान देना पड़े या कम पैसा देना पड़े, लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं देना पड़े, पर कांग्रेस ने ऐसा कोई कैंपेन स्टार्ट नहीं करा। उसका कारण ये है कि कांग्रेस, ये अमीर लोग थे, है ना, तो ये जो है अमीर लोग कांग्रेस को भी सपोर्ट करते थे, उसको पैसा वगैरह देते थे। तो भैया कांग्रेस फिर इनसे क्यों पंगा लेगी, जिनसे पैसा ही आ रहा है, कोई भी इंसान उससे पंगा नहीं लेता है। ये दुनिया का रीत रिवाज ऐसे ही है भैया, यहाँ गरीबी वरीबी कुछ नहीं देखी जाती है, समझ में आ गया ना, जहाँ फायदा होता है बस वही चीज़ देखी जाती है। तो कांग्रेस ने भी फिर इन लोगों को नहीं परेशान किया, जो अमीर लोग हैं उनको, उनसे पंगा नहीं लिया फिर वहाँ पर, ठीक है। ऐसा बिजनेस क्लास, नेक्स्ट क्या टॉपिक है कि आखिर जो बिजनेस क्लास है वो किस तरीके से देख रहे थे इसको, ठीक है। तो देखो, इंडस्ट्रीज led by well-known industrialists such as Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla opposed the colonial control of the Indian economy and supported the first civil disobedient movement। मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, ठीक है, C.R. दास और G.D. बिरला, वो भी भैया जो अंग्रेजों का जो कानून लगा हुआ था, अंग्रेज जो अपने ऊपर इतना कब्जा अत्याचार कर रहे थे, उन सबके खिलाफ में थे इंडस्ट्रियलिस्ट भी, ठीक है। दे फाइनेंस द मूवमेंट एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इन इंपोर्टेड गुड्स। ये भी भैया मूवमेंट को फाइनेंस करते थे, फाइनेंस मतलब पैसे लगा देते थे भैया। देखो कोई सा भी काम करने के लिए भले लोग इकट्ठे हो जाए, कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली बिना पैसे के कोई सा भी काम नहीं हो सकता है, ये आप याद रखना हमेशा, ठीक है। तो पैसा कहाँ से लाए फिर, अब इतने सारे लोग हैं उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो उसको फाइनेंस करते थे। हालांकि ये लोग नहीं जाते वहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं, पर पैसा तो यही दे रहे ना अल्टीमेटली, इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये फाइनेंस करते थे, और ये इन्होंने ये भी बोला था कि हम बाहर से जो है इंपोर्ट नहीं करेंगे गुड्स को, मतलब माल नहीं मंगाएंगे भैया, ठीक है। ऐसा मोस्ट बिजनेसमैन सो स्वराज एज एन एरा वेयर देयर वुड बी नो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश फ्रीली। बहुत सारे लोग सोचते थे कि भैया अगर हमारे देश में स्वतंत्रता आ जाएगी, स्वराज आ जाएगा, इंडिपेंडेंस आ जाएगी, तो हम अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं, हमको किसी का डर नहीं होगा, मस्त होके एकदम व्यापार करेंगे, देश तरक्की करेगा, क्योंकि देश अल्टीमेटली बिजनेस से तरक्की करता है, ये याद रखना आप, ठीक है। In order to organize business interest, he organized the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920। फिर इन लोगों ने जो है अपना एक संगठन बनाया, जैसे होता है ना आज अपने गांव में देखोगे आप व्यापार संघ, इस तरीके से संघ बनते ना, ऐसे इन्होंने जो है इनका खुद का एक संघ बना रखा था, जिसको बोलते हैं फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कमर्शियल
है ना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको फिक्की बोलते थे। कुछ नहीं, ग्रुप बना रखा था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी ये, ठीक है, ऐसा, जिसके अंदर सब लोग मिलके काम करते थे। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, बिजनेसमैन के थॉट भी देख ली, रिच पीपल, पुअर फार्मर, सबकी थॉट देख ली। अब जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनकी क्या सोच थी, वो उन्होंने मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करा, तो भैया उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लेकिन खाली एक नागपुर रीजन था, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यार मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ, खुद सोचो आप, अगर मान लो आप किसी भी जगह पे कोई नौकरी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले आपके मन में यही क्या आएगा, यार भाड़ में जाए यार, मेरे को किसी की नहीं पड़ी, अगर मैं ज़्यादा पंचायती करूँगा तो नौकरी से भी निकाल देंगे मेरे को, ऐसे चलेगा ना। ज़्यादातर लोग ऐसे ही चलते हैं कि यार नहीं यार, हमको हमारा काम करना है, हमको अपना घर परिवार चलाना है। तो बेचारे जो वर्कर्स लोग हैं वो भी ऐसे ही सोचते थे, यार दूसरी ज़्यादा चीज़ों में मत पड़ो, क्या पता हमारे पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए और नौकरी से भी चले जाएंगे तो घर परिवार कौन चलाएगा, फिर बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो बेचारे ये लोग सही सोचते थे, इसलिए जो है इन्होंने उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन नागपुर रीजन के जो लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था बेटा, ठीक है, ऐसा। अब देखो, देयर ओन मूवमेंट वाज अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। अब ये जो नागपुर वाले हैं, ये भी क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी कम तनख्वाह थी इसलिए कि इनकी तनख्वाह बढ़ाओ, इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, और इनकी कंडीशन जो बहुत हालत ख़राब थी, इनकी माली हालत, इसलिए पैसा बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए जो है ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट कांग्रेस डिड नॉट वांट टू सपोर्ट वर्कर डिमांड एज इंडस्ट्रियलिस्ट वुड नॉट लाइक इट। लेकिन जो कांग्रेस है वो भैया इन वर्कर का सपोर्ट नहीं करेगी। फिर वापस से वही बात, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे उनको नाराज़ नहीं करेगी कांग्रेस, वो पैसे वाले लोगों को कांग्रेस नाराज़ नहीं करेगी, क्योंकि भैया वहाँ पर जो है ये मतलब ये लोग फाइनेंस करते थे उनको, ठीक है, पैसा देते थे, तो इनको कौन, इनसे पंगा कोई नहीं लेता था फिर वहां पे, ठीक है, ऐसा। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, आखिर महिलाओं ने क्या क्या भागीदारी, बहुत ज्यादा भागीदारी बताइए भैया, है ना। जब गांधी जी जो है सॉल्ट मार्च में जा रहे थे तो बहुत सारी महिलाएं उनको सुनने के लिए आती थी, ठीक है। गांधी जी के साथ साथ जो है महिलाएं भी गई थी दांडी में, और वहां पर जो है महिलाओं ने भी नमक बनाया था, हालांकि फिर इस चक्कर में बहुत सारी महिलाएं जेल में भी गई थी, ठीक है। तो ऐसे काफी तरीके से जो है महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था बेटा वहां पर, ठीक है। अब द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है, लिमिट क्या है इसकी, इस मूवमेंट की लिमिट क्या है, तो देखो, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर इन्फ्लुएंस बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वराज। देखो लिमिट यही थी कि हर एक समाज का व्यक्ति जो है उसने सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे दलित और मुस्लिम, इन लोगों ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था बेटा, है ना, ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसका कारण क्या है, वन सच ग्रुप वाज द अनटचेबल ऑफ द नेशन, मतलब ऐसा एक ग्रुप थे जिसको अनटचेबल मानते थे, पहले के जमाने में होता था ये सब, अनटचेबल मतलब दलित, है ना, ऐसा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन लोगों को अनटचेबल मानते थे पहले के टाइम पे, इन लोगों ने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। दे बिगेन टू कॉल देमसेल्फ दलित, वो अपने आप को दलित बोलते थे, और ऑप्रेस्ड आफ्टर 1930, ठीक है। सम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ऑल्सो डिड नॉट शो मच एंथुजियाज्म फॉर द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, बहुत सारे मुसलमानों ने जो है उन्होंने भी सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। आफ्टर द नॉन कॉपरेशन एंड कैलिफेट मूवमेंट हैड सब्सिडाइज्ड अ लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो पहला खिलाफत इशू हुआ था ना, खिलाफत इशू में तो मुस्लिम लोग ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जब वो ढंग से नहीं चला, खिलाफत इशू फेल हो गया, वो सब चीज़ें हो गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और इन सब में, तो उसके बाद फिर मुस्लिम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया इन सब चीज़ों में, ठीक है, ऐसा। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे दलित को। कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित बिकॉज फियर ऑफ ऑफेंडिंग द हाई क्लास हिंदू। कांग्रेस ने दलित को सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को जो है हाई क्लास हिंदू जो थे उनसे उनका कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ था कि कहीं इन दोनों आपस में ना लड़ ले, इसकी वजह से जो है कांग्रेस ने इनको सपोर्ट ही नहीं किया भैया, ठीक है। कांग्रेस ने सिर्फ हाई क्लास हिंदू सनातनी जो होते हैं उनको ही सपोर्ट किया था, ठीक है। गांधी जी सपोर्ट दलित, कॉल देम हरिजन्स चिल्ड्रन ऑफ गोल्ड, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं सोचते थे, गांधी जी अच्छी सोच वाले व्यक्ति थे। गांधी जी ने जो है दलित को सपोर्ट किया, और गांधी जी ने इन दलित को एक नाम भी दिया, हरिजन। हरिजन का मतलब होता है भगवान के बच्चे, हरि का मतलब क्या है, प्रभु श्री हरि नारायण, और उनके जन मतलब उनके बच्चे, तो गांधी जी ने ही इनको हरिजन नाम दिया है बेटा। समझ में आया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिजन नाम किसने दिया, गांधी जी ने दिया, उसका मतलब क्या है, भगवान के बच्चे, ठीक है, ऐसा। ही बिलीव स्वराज वुड नॉट
नॉट कम इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेट। और गांधी जी मानते थे कि भैया है ना, हमारा देश कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता है अगर तो अपने देश में ऐसी फालतू चीज़ें रखोगे तो, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना, ये सब बकवास चीज़ें रखोगे तो देश के लोग कभी इकट्ठा ही नहीं होंगे। इकट्ठा ही नहीं होंगे तो हमारा देश कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होने वाला, कभी भी आज़ाद नहीं होने वाला है। तो इन सब बकवास चीज़ों को हटाओ अपने देश से, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। अब देखो, दलित लोगों के साथ में थोड़ा ऐसे भेदभाव होता था, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे ये जो है ना बाबा साहब, इन्होंने भैया क्या डिमांड करी कि यार हम दलित लोगों को तुम सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, हम अपने ही चुनाव करा लेंगे, हम अपने हिसाब से रह लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करने की इन्होंने सोची थी, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे यार देश एक साथ चले, देश एकजुट रहे, अखंड भारत चाहते थे। और ऐसे टुकड़े होते जाएंगे तो फिर देश तो बढ़ जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ इन सब चीज़ का। तो गांधी जी ने मना कर दिया था इन सब चीज़ों के लिए कि नहीं भैया, अलग अलग कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर भाई तुम अलग भी कुछ नहीं दे रहे हो तो कोई तो बाबा साहब और गांधी जी के बीच में कुछ समझौता तो होना चाहिए ना बेटा। तो फिर बाबा साहब और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पूना पैक्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। ये कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था। इट गिव डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व्ड सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट दे वर टू वोट बाय जनरल इलेक्टोरेट। समझ में आया? तो ये हुआ था भैया वहां पर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? इट गेव डिप्रेस्ड क्लास रिजर्वेशन सीट, मतलब वो रिजर्वेशन, आज रिजर्वेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उससे रिलेटेड हुआ था ये समझौता के रिजर्व, कि भैया हमारी हालत वैसी खराब है, हमको इतना परेशान करते हैं। वाकई में वे उस जमाने में दलित लोगों को बहुत परेशान करते थे। पता है, अगर कोई दलित जो है उसकी शादी और वो घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहा है तो दूसरे लोग मारते थे उसको, घोड़े पे नहीं बैठने देते थे, चप्पल पहन के जा रहे तो मारते थे, ठीक है। इनकी महिलाओं को जो है जो पानी वगैरह नहीं भरने देते थे हर जगह से, ठीक है। इनको बेचारे, इनको अपना मटका खुद गले में टांग के मटका लेके घूमती थी, इतनी हालत। तो ऐसे बहुत सारे जो है परेशानियां झेलनी पड़ती थी, इसलिए फिर ये रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था ताकि अपने आप को थोड़ा सेफ फील कर सके, ठीक है। ऐसा Why did the people of Muslim community not participate? अब मुस्लिम कम्युनिटी ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? तो पहले तो पार्टिसिपेट किया था, है ना, शौकत अली और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिर बाद में देश में धीरे धीरे हिंदू मुसलमान के दंगे भड़कने लग गए थे, टेंशन बढ़ने लग गई थी। इसकी वजह से फिर ये हिंदू और मुस्लिम एक हो ही नहीं पाए, तो इसलिए मुस्लिम ने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया था बेटा, ठीक है। ऐसा अब क्या है, एक बंदे के, एक जना है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। क्या है भैया? मोहम्मद अली जिन्ना। ये मुस्लिम लीग के लीडर थे, ठीक है। तो ये भी क्या चाहते थे कि कैसे भी करके हम अपना अलग देश बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को लेके अलग जाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने इनको भी मना कर रखा था, है ना, कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता है, देश के टुकड़े मत करो, ठीक है। ऐसा तो इन्होंने बोला कि ठीक है यार, एक काम करो, तुम हमको ना अलग जगह दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, तो यार एक काम करो कि जहाँ पे भी हमारा मुस्लिम बहुल्य है जिस भी एरिया में, वहाँ पे हमको एक जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो भैया, हमको हमारी जगह दे दो अलग से। या फिर जो है हमारा जो एरिया है जैसे जहाँ पे बहुत सारे मुसलमान हैं, उस टाइम पे पंजाब में और बंगाल में खूब मुसलमान थे, तो वहाँ पर हमको जो है वहाँ पे सीट वगैरह दे दो, हमको रिप्रेजेंटेशन दे दो वहाँ पे, और हम अपना काम चला लेंगे वहाँ से, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। किसने करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। बाद में फिर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान अलग हो गया और फिर ये उधर चले गए थे, ठीक है। ऐसा द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग। अब देखो इतनी सारी चीजें हुई है, तो इससे देश में अपनापन कैसे आया होगा? अपनेपन की भावना। क्या है हेडिंग? अपनेपन की भावना। व्हेन डज द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म डेवलप इन पीपल, है ना, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना कैसे ही है? तो इतने सारे जब झगड़े हो रहे हैं, इतना हो रहा है, तो अपने आप ये सब भावना जागेगी बेटा। तो कैसे जगाई गई थी? और देखो, यूनाइट स्ट्रगल, इंडिया हैज टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर। भैया भारत के लोग चाहते थे कि कैसे भी करके अंग्रेजों से आज़ादी मिले, तो इसलिए वो एक साथ इकट्ठे हुए थे, यहीं से अपनेपन की भावना इकट्ठा हुई थी बेटा, ठीक है। हालांकि और भी ऐसे प्रोसेस है, जैसे कि बहुत सारी हमारी कहानियां हैं, उन्होंने अपनेपन की भावना जगाई थी। फोल्क स्टोरी है, ठीक है, फोक सॉन्ग थे, है ना, रीजनल लैंग्वेज है, इन सब की वजह से जो है अपनेपन की भावना आती है, एक साथ लोग मिलजुल के रहते हैं। सोचो ना आप, ये इतने सारे जो है इतने भजन, इतने जो देशभक्ति के गाने, ये सब हमको जोड़ते हैं बेटा, ठीक है। ये सब जोड़ने के लिए बनाए गए थे, ठीक है। ऐसा बहुत सारे फिगर्स एंड इमेजेस बनाई गई थी जिसको, जो हमारे को एकजुट बनाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जर्मनी में जो है वहाँ पे बनाया गया था जर्मनी की एलेगोरीज, वो थी जर्मेनिया, एलेगोरीज बनाई गई थी, मतलब, ठीक है। सेम टू सेम फ्रेंच की जो एलेगोरी है वो है मेरियान, है ना। ऐसे हमारे भारत के लिए भी एलेगोरी बनाई गई थी, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं भारत माता नाम से, जिसका जिक्र आनंद मठ में भी हुआ है। और सबसे पहले किसने बनाया था? बंकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ द भारत माता एंड ऑल्सो रोट वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और इन्होंने ही सबसे पहली इमेज बनाई थी भारत माता की, जो कि कुछ ऐसे दिखती थी भैया, ठीक है। पेंट किसने किया था? इनको पेंट किसने किया था? अभिनेंद्र नाथ टैगोर ने पेंट किया था। तो क्या बोल रहे हैं, कैसे दिख रही है? तो देखो, अभिनेंद्र नाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ द भारत माता, जिसमें कैसे दिख रही है? शी इज काम दिख रही है, कंपोज्ड एंड डिवाइन एंड स्पिरिचुअल है बेटा, ठीक है। ऐसा फ्लैग, हमको हमारा जो झंडा है भैया वो भी हमको आपस में यूनाइट करता है, ठीक है। ऐसा तो देखो, झंडा डायरेक्ट तिरंगा नहीं था बेटा। पहले क्या हो रहा था, जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस समय हमारा झंडा जो है वो कुछ इस तरीके का था, ठीक है, जिसमें इधर ग्रीन है ना, येलो और रेड कलर है, ग्रीन के अंदर 8 कमल के फूल लगे हुए हैं, बीच में वंदे मातरम और नीचे चांद और सूरज लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ झंडा हुआ करता था बेटा, ट्राई कलर है। फिर बाद में गांधी जी ने अपना झंडा निकाला एक और, फिर ये झंडा हटा और ये झंडा हो गया। इसमें क्या है, व्हाइट, ग्रीन और रेड कलर है और बीच में चरखा लगा हुआ है, ठीक है। गांधी जी मानते हैं ना चरखा से आजादी आई है, इसलिए उन्होंने चरखा लगा दिया। फिर धीरे धीरे और बदलाव हुआ, फिर आज हम जो तिरंगा देखते हैं वो तिरंगा हो गया अपना, ठीक है। बीच में अशोक चक्र लगा हुआ है। री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री, री इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि पहले चीजें कैसी थी और अब कैसे हो गई है। तो पहले हमारा भारत जो है हिस्ट्री में बहुत रिच था एकदम, ठीक है। अपने यहाँ पे बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर होता था, एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया था, ठीक है। रिलीजन हमारे यहाँ बहुत अच्छा था, कल्चर बहुत अच्छा था, ठीक है। सब चीजें बहुत अच्छी थी। पर जो ये अंग्रेज लोग आए ना, इन्होंने इनकी 12 बजाई, इन्होंने अपने को लूट लिया पैसों से भी, और हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट हर चीज में लूट गए अपने से, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई बेटा। फिर एक और टॉपिक आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताओ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, वेरी फेमस क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो देखो क्या है, ऑन जुलाई 14, 1942 एज इट executed meeting in Varda, the Congress working committee passed the historic क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, या क्विट इंडिया मूवमेंट बोल देना चाहिए, डिमांडिंग इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस, है ना, एंड डिमांड ऑफ लिविंग इंडिया। मतलब कांग्रेस ने जो है एक मूवमेंट चलाया जिसमें ये बोला गया है कि भैया अंग्रेज लोग अब तुम चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, हमारे इंडिया को सारी, हमारे इंडियन लोगों को सारी पावर दो और तुम भागो यहाँ से। इसको बोलते हैं हमारे देश को छोड़ के जाओ, इसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन बॉम्बे ऑन 8 अगस्त 1942 seconded the resolution which called the massive non-violent mass struggle throughout the country. It was on the occasion that Gandhi ji delivered the famous do or डाई स्पीच, और इसी दिन जो है गांधी जी ने एक बहुत फेमस स्पीच भी दी थी जिसको डू और डाई भी बोलते हैं, मतलब करो या मरो वाली स्पीच बेटा, ठीक है। ऐसा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि है बारदोली सत्याग्रह। तो देखो क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना, वो भैया किसानों के समर्थन में थे। बारदोली नाम की एक जगह थी, बारदोली तालुका गुजरात के अंदर, वहाँ पे जो है किसानों के साथ में खड़े थे, क्योंकि किसान के उससे लगान बहुत ज़्यादा वसूल कर रहे थे, तो उस लगान को कम कराने के लिए जो है ये मूवमेंट चलाया गया था, इसलिए इसको बारदोली सत्याग्रह बोलते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल रहा था बेटा। किसने चलाया था? वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था बेटा, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हमारा चैप्टर होता है खत्म। मजा आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हाइप वाइप दबा देना भैया, ठीक है। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। और एक और बात, अगर आप लोगों को ये क्वालिटी के नोट्स चाहिए तो आप जो है मेरी एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है मैंने, वहां से डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ये वाले नोट्स मंगा भी सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं भैया और पढ़ाई कर सकते हैं बढ़िया अपनी अच्छे से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।